सारों का ही इस तरह से आपने 2 का आधा घंटा देना ही देना जरूरी, ठीक है। जैसे दिन में आपकी 3 क्लासें लगी, 6 घंटे की क्लास लगी ना, सपोज करो, ठीक है। 6 घंटे की क्लास को आप कम से कम 2 घंटे दो, ठीक है। 6 दो 8 घंटे, 8 घंटे पढ़ना तो यार कोई समस्या की बात नहीं है। 8 घंटे तो बहुत सही चीज है। और मेरे को नहीं लगता कि रोज रोज आपकी 6 घंटे की क्लास लगती होगी। 3 क्लासें रोज तो नहीं लगती, 3 क्लासें आई थिंक 2 लगती हैं मिनिमम, है ना। 2 लगती हैं, 3 तो कभी कभी लगती हैं, 3 कभी कभी लगती है मेरे ख्याल से। अच्छा लगती हैं, क्या बात है। अच्छा 3 डेली लगती हैं, चलो 6 घंटे की लगती। अच्छा वो कह रहा रोज 4 लगती है। अच्छा वैसे 3 लगती हैं, 4 कब 4 लगती हैं, अरे बाप रे। चलो 6 घंटे हो गए, 6 जमा 2 8, और 24 में से 8 के कितने हो गए, 16, ठीक है। 16 घंटे पड़े हैं, उसमें से आप 8 घंटे सो भी लो सपोज करो, ठीक है। और 8 घंटे उसके बाद सपोज करो खाने पीने और इधर उधर टहलने मस्ती मारने में भी लगा दो, तब भी आपके पास यार कितना टाइम पड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक और नया आया, वो कह रही थर्सडे को 5 लगती है। जहर वहर खा लो भाई तुम फिर, ठीक है, 5 क्लासे लगा रहे हो। तो ठीक है, कोई नहीं। तो आज का टॉपिक है हमारा, वो कह रहा सोना तो 5 घंटे ठीक है, सोया ही ना करो भाई। मैं तो कह रहा हूँ सोया ही ना करो। जितना पढ़ना जरूरी है उतना सोना भी जरूरी है, ठीक है ना। सोओगे नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। 5-6 घंटे तो सोना जरूरी है यार, 6 घंटे। तो आज का टॉपिक है हमारा एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। काफी टाइम से जब हम बैंकिंग सेक्टर कर रहे थे उसमें ये टर्म आई थी, आपको मैंने इसके बारे में बताया भी था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वो देखा ना, अभी सबके मैसेज आने शुरू हो गए। अभी पूछ रहा था मैं क्वेश्चन, कोई है कोई डाउट है, तब कोई नहीं आ रहे थे। ये सारी देवियां बैठी हुई थी। आज पता है आज क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डे आज? आज पता है किसी को आज के दिन की क्या खास बात है? आज कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल मेंस डे यार। थोड़ी इज्जत रखो यार मर्दों की भी। वुमेन्स डे सबको याद है, 8 मार्च को आता है। मेंस डे किसी को नहीं याद है, 19 नवंबर को, ठीक है। तो आज यार छाती चौड़ी करके घूमना है, ठीक है ना। आज लॉन्डो का दिवस है। तो आज 2 खास बात है, एक तो इंटरनेशनल मेंस डे है, और दूसरा हमारी बीवी मायके जा रही है। तो दोनों ही बढ़िया। गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी, ओके, जय हो। तो आज 2 खास बात है, तो इसी डबल खुशी में आज हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स पढ़ेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नाम से क्लियर है ना, जो परफॉर्म नहीं करते उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ प्लीज। जज्बातों से थोड़ा सा बाहर हो गए, टॉपिक पे आएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बंदा परफॉर्म नहीं करता, जो एसेट परफॉर्म नहीं करता उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन सी मूवी है, एक बंदा होता है, उसका जो बेटा होता है वो कोई काम नहीं करता, निठल्ला होता है एकदम। वो कहता है कि ये मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कुछ इससे आमदन नहीं हो रही, ठीक है, कोई इसका फायदा ही नहीं हो रहा, ओके। तो आज पढ़ेंगे इसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स भी बोलते हैं, ओके। इसकी डेफिनेशन क्या है सर? सपोज करो, अ, हाँ, यूजलेस यू कैन से, बिल्कुल सही बोला आपने सर। बैंक के पास गए सर, ये सर आप हो और ये है बैंक, ठीक है। बैंक ने सर आपको लोन दिया सर, ठीक है। आपने भी किसी के घर में किसी ने लोन वगैरह लिया होगा, ठीक है। तो आपको हर महीने इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट देना होता है। सपोज करो आपके 90 दिन निकल चुके हैं, यानी 90 दिन तक आपने 1 रुपया भी नहीं दिया बैंक को, ओके। तो अगर आपने 90 दिन तक 1 भी रुपया नहीं दिया,
ओवर ड्यू अमाउंट जो कि आपका 90 दिन तक है, तब आपके जो अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो ये इसकी लीगल डेफिनेशन है, तो ये आपने याद रखनी है। लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। वेरी सिंपल, अगर 90 दिन तक आपने अमाउंट नहीं दिया, प्रिंसिपल भी नहीं दिया या फिर इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाएगा। ओके, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर, और कुछ कुछ लोन्स में ये क्राइटेरिया होता है एनपीए घोषित करने का, अगर 2 क्रॉप सीजन तक आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना, तब भी आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। या फिर आपने एक क्रॉप सीजन तक अमाउंट नहीं पे किया, इंटरेस्ट नहीं पे किया, वो भी किसमें, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, जैसे खरीफ सीजन हो गया, रबी सीजन की क्रॉप्स होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स होगी जो सी बेसिकली, ठीक है, तब भी आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लीगल डेफिनेशन है, वेरी सिंपल, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, जैसे कि आपने देख सकते हो, ये बैंक है, बैंक ने लोन दिया ये भाई साहब को, ठीक है, और इसने 90 दिन तक पैसे नहीं दिए, तो इसके अकाउंट को क्या घोषित कर दिया जाएगा, एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन्स जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो आपको पता ही है कि जब लोन दे देते हैं तो उसके बाद फिर बैंक जाता है, केस करता है उस बंदे के ऊपर, केस फाइल करता है जज साहब के पास। ये भाई साहब को तो आप जानते होंगे, जैसे ही आस्क विजय माल्या आर यू कमिंग बैक टू इंडिया, एंड ही सेड तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन, ना 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 भाई मैं नहीं आ रहा, ठीक है, कर लो जो करना है, ठीक है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि लेट्स सी कि ये भाई साहब को वापस लेके आ जाए, इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए हमारे इंडियन बैंक्स के लेके जा चुके हैं, ठीक है, उसमें कुछ सिस्टम में फ्लॉज हैं, कुछ हमारे भाई साहब चतुर चालाक हैं, इस वजह से ये ऐसा करने में सफल हो पाए। ओके, तो वी विल डिस्कस कि सिस्टम में, हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम ऐसे क्या फ्लॉज हैं कि जिस वजह से ऐसे ऐसे भाई साहब जो हैं वो 1,000 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं बाहर। ओके, वी विल डिस्कस इट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस, ठीक है, एनपीएस की भी कैटेगराइजेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। 3 तरह के एसेट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, अगर मान लो आपका अकाउंट एनपीए 12 महीने या 12 महीने से कम तक आपने कुछ भी नहीं कराया, ठीक है, आपका अकाउंट एनपीए तो 90 दिन में घोषित हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 12 महीने से कम या फिर 12 महीने तक आपने 1 रुपया और भी नहीं जमा कराया, ठीक है, तब आपके अकाउंट को क्या घोषित कर दिया जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दैट इज विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, यानी 12 या 12 से कम महीने तक अगर आपने दोबारा मतलब कुछ भी जमा नहीं कराया, आपके इंटरेस्ट नहीं जमा कराया या प्रिंसिपल नहीं जमा कराया, तब आपके एसेट को मतलब अकाउंट को सब स्टैंडर्ड एसेट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका अकाउंट में 12 महीने तक कुछ भी नहीं आया, इज इक्वल टू 12 मंथ, यानी कि 12 महीने तक आपके अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट आपने जमा नहीं कराया, तब इसको घोषित कर दिया जाएगा डाउटफुल एसेट, कि भैया डाउटफुल है, ये तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी होती है सर लॉस एसेट, ठीक है, कि जब बैंक और बाहर से इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर जो आरबीआई वगैरह द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है, आरबीआई के इंस्पेक्शन के दौरान अगर वो लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं कि दैट दिस एसेट इज कंसीडर्ड एज अनकलेक्टेबल, मतलब कि ये कलेक्ट नहीं किया जा सकता, एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट्स कंटिन्यूअस एज अ बैंकेबल एसेट, मतलब कि इसमें अनुमान हमारा ये लगाया जा रहा है कि यार ये अभी बैंकेबल एसेट नहीं रहा, अभी पता नहीं पैसे, अभी कई बार आपने भी, अब सपोज करो अपने दोस्त को पैसे देते हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं बड़े मतलब पहले तो यार चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे पैसे ले लेते हैं कि भाई ऐसा है यार, 500 रुपए दे दे, 1,000 रुपए दे दे, मैं कल लौटा दूंगा, तो वो कल कभी आता नहीं है, ठीक है। तो आप भी फिर थोड़े टाइम बाद कहते हो अरे यार तो भाई गड़बड़ी कर दी, फिर आप मन मार लेते हो ना कि चल छोड़ यार, अब दे दिया, अब दे दिया, अब रोज तो मैं इसके मुंह लगूंगा नहीं, है ना। होते हैं, कईयों के दोस्त होते हैं, कईयों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, ठीक है, तो पता होगा आपको, ठीक है, जिनके भी होंगे, यानी कि वो भी यही कह रहा है दैट इट्स कंटिन्यूअस एज अ बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड, ठीक है।
although there may be some salvage or recovery value, मतलब आपके मन में आता है कि अरे यार अब नहीं देगा, ठीक है, चल पता नहीं जब मिलेगा कभी शादी में मिलेगा ना, उसकी दोस्त की शादी में मिलेगा, वहां पे ताना मारूंगा, तब शायद निकाल लूं, ठीक है ना। तो although there may be some salvage or recovery value, okay. This they typically have an extended period of non-payment and it can be reasonably assumed that it will not be repaid, ठीक है। ये assume कर लिया जाता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि अभी ये बंदा मर गया है या फिर सपोज करो इसके पास कुछ है नहीं, इसका दिवाला निकल चुका है, ठीक है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो अभी तो ये पेमेंट आएगी नहीं, मतलब मर गई है, assume ऐसे कर लिया जाता है, ओके। तो इंग्लिश वर्जन एक बार कर लेते हैं। सबस्टैंडर्ड एसेट विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। अगर आपका अकाउंट एनपीए 12 या 12 से कम महीने तक रहता है, मतलब कि यानी कि आपने इंटरेस्ट नहीं जमा कराया, तब उसको सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर 12 महीने के इक्वल रहता है, इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तब उसको डाउटफुल एसेट में डाल दिया जाता है। और अगर if it is identified by a bank or internal or external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off wholly, ठीक है। in other words such an asset is considered uncollectible, उसको uncollectible consider किया जाएगा and of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted, मतलब इसकी continuance as a bankable asset is not warranted although there may be some salvage or recovery value, okay. They typically have an extended period of non-payment and it can be reasonably assumed that it will not be repaid, ठीक है। अभी यार ये मतलब वापिस नहीं हो पाएगा, ठीक है, हिसाब इसका चुकता नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये 3 कैटेगरीज हैं एनपीएस की, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, ओके। इसमें कोई डाउट हो आगे चलें? सिंपल है, अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही, चले भैया, चलो। सर एक वाले में एनपीए करने के बाद क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात। सर एक वाले में एनपीए करने के बाद क्या कह रहे हो रवीना जी, समझ नहीं आया मेरे को, क्या कह रहे हो? ये पूछ रहे हो कि सबस्टैंडर्ड एसेट्स फर्स्ट पॉइंट में, हाँ, इट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि सपोज करो आपने 90 दिन तक आपने पैसे नहीं दिए, सपोज करो, देखो ठीक है, आपने 90 दिन तक कोई भी पैसा नहीं दिया, कोई आपने बैंक से लोन लिया, 90 दिन तक आपने 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है, तो आपके अकाउंट को क्या घोषित कर दिया जाएगा? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, यानी बैड लोन दिया था इस बंदे को, तो वो एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 90 दिनों से थोड़ी सी और एक्सटेंड हो गया, ठीक है, और 12 महीने से कम है या फिर 12 महीने के इक्वल है, ठीक है, तो इसको एसेट को घोषित कर दिया जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट, एनपीए को, ठीक है। एनपीए तो बन ही चुका था वो 90 दिन तक, ठीक है, और उसके बाद 12 महीने से कम या 12 महीने के बराबर हो गया तो उसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, और वो लगातार अगर 12 महीने की कैटेगरी में है, सपोज करो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में है, तो उसको डाउटफुल एसेट कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ आया? आगे देवी जी समझ आया? आप शायद यही पूछ रहे थे। उसको फिर लोन नहीं मिलेगा, अरे लोन तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसका सिबिल खराब हो जाता है। सिबिल स्कोर होता है, आपको पता होगा शायद, जिनके घर में किसी ने लोन वगैरह लिया होगा उनको पता होगा, फाइनेंस पे पैसे लेते हैं ना बजाज वगैरह से, तो एक ना आपका ना सिबिल स्कोर जनरेट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ना दिखाते हैं कि भाई बंदे की ना क्या कहते हैं, पिछली ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाते हैं कि अरे यार इसका बंदे का ना रिकॉर्ड बढ़िया है, कि यार ये तो ना टाइम से पैसे दे देता है, इसका मतलब सिबिल स्कोर बढ़िया है, तो इसको फाइनेंस पे पैसे दे दिए जाए। आजकल ऐसा होता है, पता होगा बजाज फाइनेंस पे सभी आजकल चीजें लेते हैं, टीवी वीवी दिवाली पे, हाँ वो मतलब फोन वगैरह भी मिल जाते हैं बजाज फाइनेंस पे, पता होगा यार सबको, ठीक है। जिसको नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, इतनी कोई पता लगाने वाली चीज नहीं है, बट जनरल इन्फो। ये समझ आया आपको रवीना जी? क्या डाउट था आपको, समझ आ गया? आगे सर यही डाउट था, अरे वाह जी, छागी देवी जी, आप छागे। तो आ जाओ आगे आ जाओ। इम्पैक्ट ऑफ एनपीए ऑन बैंक्स। अभी बात करिए एनपीए होता क्या है, एनपीए की क्लासिफिकेशन क्या होती है। अभी
और ये सर ठीक है, ये एनपीए तो समझ आएगा, अब एनपीए से बैंक को क्या फर्क पड़ता है? मतलब बैंक ने बैड लोन दे दिया, वो कस्टमर दे नहीं रहा, बैंक का लोन वापस नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट दे नहीं रहा, ब्याज नहीं चुका रहा, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा, तो इससे बैंक को क्या दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत है वो बताएंगे। बैंक्स विल हैव लेसर कैपिटल टू डिप्लॉय। अब मेरी बात सुनो ना, सपोज करो ये बैंक है, ठीक है, बैंक ने लोन दे दिया आपके जैसे 10 बंदों को, ठीक है, जिन्होंने पैसे नहीं चुकाए, यानी कि जो जिनके जो अकाउंट्स है वो एनपी की कैटेगरी में आ गए। ओके सर, क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी देवी जी, हो रही है, बेफिक्र रहिए आप, पानी वानी पी के आ सकती हैं, ठीक है। सपोज करो आपके जैसे 10 लोगों को दे दिए, ठीक है, और उनके अकाउंट हो गए एनपीएस। सपोज करो कितने पैसे दे दिए, सपोज करो बैंक ने 10 करोड़ रुपए ऐसे लोन दे दिए कि जो कि क्या बन गए, एनपीए बन गए, ठीक है। अब बैंक के पास सपोज थे 40 करोड़ रुपए, सपोज करो 40 करोड़ रुपए थे, ठीक है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए दे दिए उसने बैड लोन्स वालों को, दे नहीं रहे बैंक का पैसा, ठीक है, तो बैंक के पास कितने बच गए? 30 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 30 करोड़ में से उसको कुछ पैसा सीआरआर में भी लगाना है। सीआरआर समझते हो ना, कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई के पास रिजर्व रखना है। मान लो उसमें से 10 करोड़ रुपए, मान लो, अज्यूम कर रहे हैं हम हाइपोथेटिकली, 10 करोड़ रुपए उसने सीआरआर में लगा दिए, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में, ठीक है, ऐसे लिख के समझाओगे ना तभी कंसेप्ट समझ आएगा, ठीक है, और 10 करोड़ लगा दिए एसएलआर में, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, यानी लिक्विड एसेट्स में जमा करा दिए, ठीक है। तो अभी बैंक के पास कितनी मनी रह गई है फर्दर लोगों को लोन देने के लिए? 40 थे, 40 में से 10 दे दिए, 30 रह गए, 30 में से 10 दे दिए, 20 रह गए, 20 में से 10 दे दिए, 10 रह गए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए बैंक के पास पड़े हैं लोगों को लोन देने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, बैंक्स विल लेफ्ट विथ लेसर कैपिटल टू डिप्लॉय, उसके पास कम कैपिटल रह गई सर लोगों को फर्दर लोन देने के लिए। समझ रहे हो सर? इसका मतलब ये है, अभी समझ में आया? 10 के नहीं, 10 करोड़, 10 के तो 10,000 हो गए ना, ठीक है, ये समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया? बैंक के पास थे भैया 40 करोड़, 10 करोड़ तो एनपीए वालों ने ले लिए बेचारों ने, जिन्होंने क्या कहते हैं अपना लोन नहीं चुकाया, तो बैंक के बेचारे के पैसे तो 10 करोड़ यहाँ डूब गए। उसमें से 10 करोड़ उसको सीआरआर मेंटेन करना है, 10 करोड़ एसएलआर मेंटेन करना है, तो बैंक विल लेफ्ट विद ओनली 10 करोड़ रुपीस। ओके, इट मींस बैंक्स हैव लेसर कैपिटल टू डिप्लॉय, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? इस तरह ना साइड में लिख लिया करो, ऐसे ना साइड में ब्रैकेट डाल के, या साइड में जगह हो तो लिख लिया करो, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यार ये चीज है, इस लाइन का मतलब ये है, बैंक्स विल लेफ्ट विद लेसर कैपिटल टू डिप्लॉय। ओके, दूसरा है सर शेयर होल्डर लूजिंग मनी। सपोज करो सर ये बैंक है, अब बैंक सपोज एक बंदे का तो होता नहीं है, ठीक है, 100 करोड़ होते हैं बैंकों में, 50 करोड़ होते हैं, तो एक बंदे के तो बस की बात है नहीं कि 50 करोड़ रुपए एक ही बंदा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसमें शेयर होल्डर भी होते हैं, जाहिर सी बात है, शेयर होल्डर होते हैं ना, 4-5 लोगों का होता है शेयर, ठीक है, ए का, बी का, ए का, बी का, सी का, डी का, ठीक है, 4 लोगों के शेयर हो गए सपोज करो, ठीक है। बैंक में जो कैपिटल वैल्यू है सपोज करो 50 करोड़ रुपए की है, चारों ने 80 करोड़ है सपोज, चारों ने 20-20 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर है दे आल्सो लूज मनी, क्योंकि उनके सारे पैसे तो एनपीएस में, मतलब बैड लोन्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर losing money. Okay, third point is burden on maintaining capital adequacy ratio increases. CAR याद है आपको? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करवाई थी बैंकिंग सेक्टर, जब हम करा रहे थे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कराई थी, बच्चों भूल तो नहीं गए? याद है? हल्की सी धुंधली सी याद है, थोड़ी सी धुंध में हाथ दे रही है वो हल्की सी, CAR में याद आ रहा है कुछ? हाँ वही 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 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। जिसको नहीं याद है तो वो एक बार रिवाइज कर लेना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने का भी उस पर बर्डन आ जाएगा कि भाई मेरे को तो सीएआर भी मेंटेन करना है, ठीक है ना। पहले सीआरआर मेंटेन करना था, एसआरआर मेंटेन करना था, 10 करोड़ एनपीए में उजाड़ दिए, उसके बाद हम मेरे को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करनी है। ओके, उसके बाद है चौथा पॉइंट, इट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ बैंक्स। अब मेरी बात सुनो,
अब सपोज करो एक ये बैंक है, एक ये बैंक है, एक ये बैंक है। सपोज करो इकोनॉमी में 3 बैंक है, ठीक है। अब सपोज करो दो चारों का तो दिवाला निकल गया। सपोज करो इनके एनपीएस बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। इनके एनपीएस सपोज करो 50-50 करोड़ हो गए हैं, ठीक है, दोनों के, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये दोनों और इस बैंक का कोई खास एनपीए हुआ नहीं है, ठीक है। इसका हुआ नहीं है या थोड़ा बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि कॉम्पिटेटिवनेस इक्वल रहेगी, आपस में कम्पीट कर पाएंगे ये? नहीं कर पाएंगे ना। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपकी लाइफ के ऊपर देता हूं, ठीक है। एक बेचारा बच्चा गरीब है, उसके पास ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है। नेट का रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं है, इवन की बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट जाने तक के पैसे नहीं है। क्या वो उस बच्चे से compete कर पाएगा कि जिस बच्चे के पास ये सब कुछ है? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात, कहने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, इट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आपको अमीर होना चाहिए यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, बट एक बेसिक रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना। ये नहीं कि 1 रुपया भी ना हो आपके पास, है ना, फिर तो समस्या हो जाएगी। ओके। उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज एनपीएस लेड टू क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। अगर एनपीएस बढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे, इससे मार्केट के कॉन्फिडेंस में भी फर्क आएगा, ठीक है ना। कि अरे यार बैंक से तो लोन ही लेना, लोन अपना बैंक का तो पता नहीं कब दिवाला निकल जाए, इसके तो एनपीएस बहुत बड़े हुए हैं। ओके, which led to crisis of confidence in the market। उसके बाद वो कहता है एनपीएस की वजह से क्या होता है, प्राइस ऑफ लोन दैट इज इंटरेस्ट रेट शूट अप। अब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि 40 करोड़ रुपए थे बैंक के पास, 10 करोड़ एनपीए में गए, 10 करोड़ सीआरआर पे गए, 10 करोड़ एसएलआर पे गए, ठीक है। इसमें से 10 करोड़ बचे। अब इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए सपोज करो उसने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में लगा दिए, ठीक है, कि मेरे को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी है अपने बैंक की, ठीक है। तो अभी बैंक के पास कितने रह गए, कितने बचे अभी बैंक के पास? बैंक के पास कितने बच्चे? 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बैंक के पास 5 करोड़ रुपए हैं, वो कह रहा है कि यार मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है, ठीक है। मेरे साथ जो हो गया, मेरे को किसी ने लूट लिया, मेरे पैसे चले गए, सीआरआर में चले गए, एसएलआर में चले गए, एनपीए में चले गए, ठीक है। अब मेरे को 5 करोड़ रुपए का तो कुछ तो बिजनेस करूंगा मैं। तो वो क्या करेगा इसके ऊपर? इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएगा, कम तो सस्ते में तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है ना, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। वही बात ये कह रहा है कि प्राइसेस ऑफ लोन्स दैट इज इंटरेस्ट रेट्स शूट अप, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। ओके। उसके बाद इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे जैसे जो सपोज करो गरीब आदमी है ना, जिसको जेन्युइनली लोन चाहिए, जो मतलब शरीफ बंदा है, मतलब जो प्रॉपर टाइम पे चुका भी देता है, उसको बेचारे को एकदम से बर्डन लगेगा। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट इम्पैक्ट ऑन रियल कंज्यूमर्स लाइक अस हु विल हैव टू शेल आउट अ हायर इंटरेस्ट रेट फॉर अ लोन, ठीक है। जिनको ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी लोन के लिए, जिनको मतलब जेन्युइनली पैसे चाहिए। ओके। तो इट विल हर्ट द ओवरऑल डिमांड, डिमांड फर्क पड़ेगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, डिमांड कहां से करेंगे। एंड लोअर ग्रोथ रेट, ठीक है। जब डिमांड ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ग्रोथ रेट भी अपने आप कम आ जाएगा ना, चीजें बिकेंगी नहीं। ओके। इट हर्ट द ओवरऑल डिमांड विच लेड टू लोअर द ग्रोथ रेट। ओके। तो ये जितने भी 7-8 पॉइंट है, आई होप सभी मैंने क्लियर कर दिए। इसमें कोई डाउट है? आगे चले हम, इसमें कोई डाउट है? एक बार देख लो। फोर्थ पॉइंट रिपीट। ओके। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है देवी जी, इट अफेक्ट द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ बैंक्स। मैंने आपको बताया कि सपोज करो 3 बैंक्स हैं, ठीक है। अब कंपीट कैसे करेंगे आपस में? अब सपोज करो इकोनॉमी में 3 बैंक है, ठीक है। 2 के एनपीएस बढ़े हुए हैं, एक के थोड़े कम बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपस में कंपीट कैसे करेंगे जब इक्वल रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है ना। तो इट दिस वे इट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ बैंक्स। और कोई सेकंड लास्ट पॉइंट, एक तो impact on real consumer like us who will have to shell out a higher interest rate for a loan। यार मेरे को ना इतनी वाहियात बात ये लगती है, सबसे ज्यादा वाहियात बात, कि इसमें कोई ऐसी इकोनॉमिक्स की टर्म नहीं है। अब ये देखो ना, इंग्लिश की टर्म्स है, डाउट होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की कोई टर्म यूज हुई है, ठीक है।
जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इम्पैक्ट ऑन रियल कंज्यूमर लाइक अस। हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद करना था कि इससे हमारे जैसे जो रियल कंज्यूमर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हु विल हैव टू शेल आउट अ हायर इंटरेस्ट रेट, जो कि हायर इंटरेस्ट रेट देंगे लोन के लिए। अब इसमें क्या रिपीट करने वाला, मेरे को ये बताओ, क्या समझने वाला है? इंग्लिश को हिंदी में नहीं यार कन्वर्ट कर पा रहे आप, तो इसका मतलब कि इंग्लिश आपकी वीक है। ठीक है, 5 करोड़ वाली कौन सी एग्जांपल? अरे बताया तो था इसमें एग्जाम्पल यार, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये बैंक है, ये आप हो, ये आपको 10 करोड़ रुपए दिए, ये एनपीए बन गया। उसके बाद 40 करोड़ थे बैंक के पास, 40 के 10 करोड़ एनपीए में चले गए, 30 करोड़ रह गए। 30 करोड़ में से 10 करोड़ सीआरआर में चले गए, 10 करोड़ एसएलआर में चले गए। ठीक है, अभी बैंक के पास 10 करोड़ रुपए रह गए। 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए उसने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने में रख दिया। ठीक है, बैंक के पास 5 करोड़ रुपए रह गए सिर्फ। अब 5 करोड़ रुपए पे उसने पैसे भी कमाने हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा। ठीक है, ताकि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो। और पूछो। 3 3 6, हाँ यही था छठा पॉइंट भाई साहब, इंटरेस्ट रेट शूट अप, इसी से लिंक अप था। हो गया छठा पॉइंट क्लियर। ऐसे जानबूझ के इंग्लिश की हिंदी मत करवाया करो। जेन्युइनली कोई इकोनॉमिक्स की टर्म है ना यार। सपोज करो जैसे यहाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको लोन ही नहीं पता कि लोन लोन क्या होता है, लोन की हिंदी नहीं पता, तो फिर तो यार मूर्खता है। लास्ट पॉइंट, इट हर्ट, सारे पॉइंट तो बता दिए भाई। रह के मुझसे गए पहला दूसरा तीसरा भी पूछ लो, ये भी रह गया। इट हर्ट द ओवरऑल डिमांड विच लेड टू लोअर ग्रोथ रेट। भाई मेरी बात सुनो ना, आपको जब बैंक से लोन ही नहीं मिलेगा तो आप पैसे पैसे ही नहीं मिलेंगे सपोज करो, तो डिमांड कहाँ से करोगे? तो ओवरऑल डिमांड हर्ट हो जाएगी ना, और जब डिमांड हर्ट होगी तो इससे ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो यार सारे इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इन पे अगर समझने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब कि आपको भाई साहब बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। मतलब कि इवन कि आपको इंग्लिश पे भी सुधार करना चाहिए, अगर आपको ये बेसिक इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो सीरियसली। देवी जी मैंने कहा तो है आपको, सुना करो, पहले सुना करो। आपका तो भाई साहब रोज ही डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई साहब। सुन लिया करो, जब सुनोगे ध्यान से ना तो अपने आप लिख लोगे। ये नहीं कि मैं जो जो बोल रहा हूँ साथ के साथ लिखना है। साथ के साथ या तो नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट दिमाग में तो रखो। और ये तो कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है, आप जरूरी थोड़ी मैंने तो 5 करोड़ का दिया, आप 2 करोड़ का भी लिख लो अपनी मर्जी से। पॉइंट ये है कि बैंक के पास कम पैसे रह गए जिस वजह से उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा कमाना है। ठीक है, ठीक है, उसको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है जिस वजह से वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देगा। ओके, पॉइंट ये है। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, जिसको कुछ नहीं समझ आएगा तो बाद में रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि एनपीएस होते क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एनपीएस की क्लासिफिकेशन, एनपीएस के टाइप्स कह लो। ठीक है, एनपीए के टाइप। उसके बाद हमने टाइप्स के बाद हमने पढ़ा कि एनपीए का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि रीजन, एनपीए बढ़ने के रीजन क्या है भाई, इतने क्यों बढ़ रहे हैं? कि बैंक सही से तहकीकात नहीं करता लोन देने वालों की, लोन जिनको देने हैं उनकी तहकीकात नहीं होती, या कैसे, क्या समस्या आ रही है बेसिकली। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे, रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एनपीएस। ठीक है, एक सेकंड। देखो, पहला रीजन है गवर्नेंस इशू। ठीक है, यानी डाइवर्जन ऑफ फंड्स बाय कंपनीज फॉर द पर्पसेस अदर देन फॉर विच लोन्स वर टेकन। ठीक है, आपको बैंक ने लोन दिया, आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको सर लोन दिया। ठीक है, आपने बैंक को बोला कि भैया मेरे को तो पानी का प्लांट लगाना है। ठीक है, हम बिस्लेरी जैसी बॉटल्स बनाएंगे, पानी का प्लांट लगाना है। ठीक है, मिनरल वाटर की हमने फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो मैंने आपको लोन दिया। ठीक है,
अब आप क्या कर रहे हो भैया, आप ये पैसा प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय आप ये पैसा कहाँ डाइवर्ट कर रहे हो, आप कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो। आप सपोज करो ड्रग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ड्रग्स वगैरह ले रहे हो या कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ना लगा के मतलब किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगा रहे हो। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब है डाइवर्जन ऑफ फंड्स बाय द कंपनीज फॉर द पर्पसेस अदर देन फॉर विच loans were taken, not necessarily personal use but other than मतलब कि जो आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे उस पे ना यूज करके और किसी और यूज पे, ठीक है, मतलब अनप्रोडक्टिव कह सकते हो आप, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स मतलब वो आपने वहां देने के बजाय कहीं और किसी और काम में, आपने झूठ बोला बैंक से। डाइवर्जन ऑफ फंड्स बाय द कंपनी फॉर द पर्पसेस अदर देन फॉर विच लोन्स वर टेकन। दूसरा है सर ड्यू डिलिजेंस नॉट डन इन इनिशियल डिसबर्समेंट ऑफ लोन। इसका मतलब ये है कि जब बैंक ने आपको लोन दिया उस वक्त बैंक ने जो इनिशियल डिसबर्समेंट होती है, यानी कि जो शुरुआत में जो तहकीकात होती है वो नहीं की आपकी ढंग से, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस मतलब एहतियात नहीं बरती, ठीक है, शुरुआत में इनिशियल डिसबर्समेंट ऑफ लोन के टाइम। तीसरा है सर इनएफिशिएंसीज इन पोस्ट डिसबर्समेंट लोनिंग मॉनिटरिंग, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके घर में जब किसी ने लोन लिया होगा आपको पता होगा शायद कि ना, अब होता क्या है, हमारे किसी पड़ोसी ने लोन लिया, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, आपको समझ आ जाएगा। अब होता क्या है कि बैंक से सपोज करो आपने 10 लाख का लोन मांगा, ठीक है, तो बैंक ऐसा नहीं है कि आपको साथ के साथ ऐसे 10 लाख रुपए पकड़ा देगा, लो भैया 10 लाख रुपए, ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है सर, बैंक से आपने 10 लाख का लोन मांगा, आपने कहा कि भैया ऐसे ऐसे मैं मान लो पानी का प्लांट लगा रहा हूँ, ठीक है, तो बैंक ने कहा कि ठीक है भैया आप एक काम करो कितने टाइम में बन जाएगा। आपने बताया कि सर बैंक साहब ऐसा है मेरे को लगेंगे 5 महीने, 3 महीने में तो बिल्डिंग खड़ी होगी और 2 महीने में मेरी जो मशीन्स वगैरह आएंगी सारा कुछ ये सब मिला के 5 महीने लग जाएंगे मेरे को। तो बैंक ने कहा कि भैया ऐसा है कि मैं आपको अभी दे देता हूँ 2 लाख रुपए, आप अपना काम शुरू करो, ठीक है ना मेरे भाई, अभी आप काम शुरू करो, बिल्डिंग बिल्डिंग खड़े करो। ये तो है नहीं कि 10 लाख के 10 लाख सीधा तुमने जाके बांट देने की भाई अब 5 महीने में तैयार मिल जाएगी आपको, ऐसा तो नहीं होता ना। धीरे धीरे पैसे बांटोगे ना। आज आपने मिस्त्री को दिए पैसे, लेंटर डालने वाले को दिए, प्लस्तर वाले को दिए, धीरे धीरे बिल्डिंग में इलेक्ट्रीशियन को दिए, पानी वाले को दिए, उसके बाद मशीन्स आएंगी आपकी वाटर प्योरीफाई करने वाली, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, इकट्ठे तो नहीं पैसे बांट दोगे। तो बैंक कहता है भैया ऐसा है 2 लाख रुपए मैं आपको भी दे देता हूँ, ठीक है, तो जैसे आपकी कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको देता रहूंगा। तो वो कह रहा है कि इन एफिशिएंसीज इन द पोस्ट डिस्बर्समेंट मॉनिटरिंग, यानी कि आपने सपोज करो बैंक आपको मॉनिटर ही नहीं कर रहा कि आप पता नहीं, होता क्या है ना जब लोन देते हैं ना, तो कभी आपने देखा होगा अड़ोस पड़ोस में अपने घर में भी बैंक बीच में मॉनिटर करने आते हैं। पहले था कि मॉनिटर नहीं करते, कुछ केस में मॉनिटर नहीं करते आज भी बैंक, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, अभी अगर आप लोन लोगे ना तो बैंक आपको मॉनिटर करने आएगा, बीच में देखने आएगा कि हाँ यार इसका प्रोजेक्ट सही में चल भी रहा है या नहीं चल रहा, और चलते चलते कहाँ पहुंचा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन एफिशिएंसीज इन द पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द गवर्नेंस इशू। ये समझ आया, इन एफिशिएंसीज इन द पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग की मतलब कि प्रोजेक्ट जब चल रहा है उसके दौरान मॉनिटर नहीं किया बैंक ने, ठीक है, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। अगर बैंक प्रॉपर मॉनिटर करे तो सपोज करो उसका पैसा अगर वेस्ट कहीं होने वाला है तो वो बीच में रोक देगा ना कि भाई इसको और बंदे को लोन मत दो ताकि और एनपीए ना इकट्ठा हो। समझे मेरी बात? तीसरा है सर एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, और गवर्नेंस कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना, कि एनपीएस को मतलब कि चेक किया जाए या उनके खिलाफ कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाए, ठीक है। हालांकि अब तो काफी इस दिशा में स्टेप्स उठाए गए हैं, बट स्टिल यू हैव टू राइट दिस पॉइंट कि एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, ओके। तो ये तो थे गवर्नेंस इश्यूज। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है। इकोनॉमिक डाउनटर्न सिंस 2008 वाज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग बैड लोन्स, ठीक है। आपको पता ही होगा 2008 में 2008 में क्या आया था, सब प्राइम क्राइसिस, याद है कि भूल गए? यूएस में सब प्राइम बोरोवर्स को लोन दिया था, हाँ ठीक है ना, याद है ना सभी को। तो इस वजह से बैड लोन्स बढ़ गए थे, ठीक है। तो ग्लोबल डिमांड अभी तक स्लो ही पड़ी है उसकी वजह से, एंड एक्सपोर्ट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स शोज डिक्लाइनिंग, ठीक है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन
2008 के बाद से लोगों को थोड़ा सा अकल आई कि भाई इस तरह से भी धोखाधड़ी हो सकती है, इस तरह से भी लोन लेके सरकार का बेवकूफ बनाया जा सकता है, बैंकों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। ओके, उसके बाद है सर अगला पॉलिटिकल रीजन। सर पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि आपकी नेता के साथ सांठ-गांठ है, उसने आगे आपको बैंक से लोन दिलवा दिया और लोन लेके आप फाड़ी हो गए। ठीक है? यानी प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट, सेवरल पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड की इकोनॉमिक डिसीजंस डिले होते थे। ठीक है? एक तो ये रीजन है। ठीक है? जिस वजह से जो लोन है वो एनपीए बन जाता था। समझ गए? अब सपोज करो आपने सर लोन लिया, ठीक है? आपने लिखा कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें लगेंगे सर 10 करोड़ रुपए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप ठेकेदार हो, आपने 10 करोड़ रुपए बैंक को बताया कि मेरे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, आपको लोन भी मिल गया भैया 10 करोड़ रुपए का। ठीक है? अब हुआ क्या सर, जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सपोज करो प्रोजेक्ट डिले हो गया। डिले होने का कारण क्या था? डिले होने का कारण था सर रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म समझते हो? आप कभी बैंक में गए होंगे, ऐसा होता है, वो बैंक के पास आप कागज लेके जाते हो कि सर ये मेरा ये काम कर दो, वो 1 नंबर पे चले जाओ, 1 नंबर पे जाते हो वो कहता है 3 नंबर पे चले जाओ, 3 पे जाते हो वो कहता है 4 नंबर पे चले जाओ, अभी मेरे पे टाइम नहीं है। ऐसा होता है? या एक कहता है कि कल ही आ जाना, होता है ऐसे? रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? इस तरह से फाइलें घुमाना कि जा तू उस पे जा, तू उस पे जा, उस पे जा। मैं आपको अपनी लाइफ का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार मैं दिल्ली में जॉब करता था। ओके, हमारे वाजीराम की टीचर थे, उनके पास जॉब करता था मैं, कंटेंट डेवलपिंग में। ठीक है? कंटेंट डेवलप करते हैं, ये जो यूपीएससी के बच्चों के नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, सारा कुछ कंटेंट वगैरह डेवलप करता था। ओके, तो सर ने मेरे को कहा कि ना सीए के पास जाना है आपको ना। तो हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, तो बच्चा ना थोड़ा मतलब समझ रहे हो अंदर फीलिंग आती है, मतलब बागी वाली। तो भैया अब तो हमें सब कानून पता है, इसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए में। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? एक फीलिंग आती है ना अंदर से कई बार कि अब तो हमें कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा आपके अंदर भी, मतलब क्लासेस लगाने के बाद। तो मैं आपको अपनी दिल्ली का किस्सा सुना रहा हूँ। तो हुआ क्या जी, उसने मेरे को कहा कि दीपांशु ऐसा है, तो ऐसे ऐसे ना सीए के पास जाना है। तो सीए के पास आपको ना वो कुछ पेपर्स देगा, तो वो आपको आगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था वहां लेके जाने थे, तो वो साइन करवाने थे उस पे, मतलब कुछ प्रोजेक्ट था सर का, उस पे साइन करवाने थे। ठीक है? तो वो चीज हो चुकी है, मतलब सीए ने पहले भी पेपर भेज चुका है, लेकिन वो डिले करी जा रहे हैं मतलब किसी कारणवश। ठीक है? तो मैं गया जी, मेट्रो वेट्रो पकड़ के गया मैं। तो जिस जगह पे भेजा था उस मैंने वहां पे गया उस, तो कहते कि ना यहाँ इनका नंबर ना यहाँ पे नहीं है, मतलब दूसरी जगह कीर्ति नगर में है, मतलब कीर्ति नगर वाले पीडब्ल्यू टी में है, यहाँ पे नहीं है इनका नंबर, यहाँ नहीं साइन होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उधर चले जाते हैं। तो मैं चला गया भाई उधर। तो वहां गए तो वो कहते नहीं नहीं, जहां से आप आए हो ना, जिन्होंने, उधर है नंबर। अरे गुस्सा चढ़ा भाई। तो फिर मैं कहा चल यार कोई नहीं, उधर होगा, एक बार उधर पूछ लेते हैं फिर दोबारा। उधर गया, फिर वो कहता कि नहीं ये उधर ही है जी आपका, अब तो हमने चेक कर लिया। तो मैंने उस, लिटरली कह रहा हूँ, तो मैंने उस बंदे को रेड टेपिज्म के बारे में पूरा ऐसे सुना दिया। ठीक है? कि भाई साहब ये है वो है, हमारे देश का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें रैंकिंग पता कितनी लो हो चुकी है, इंडिया की रैंकिंग 157 आ गई है, और आप जैसे लोग बैठे हो ना, इस वजह से रेड टेपिज्म बढ़ता जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये वो, मैं तो केस करूंगा सर, आज ही केस करूंगा। आई स्वेयर वो जो उसका ऑफिस था, उस बंदे का ऑफिस था 10th फ्लोर पे था। मैं ऐसे बोलता हुआ ना गुस्से में एकदम तिल मिलाता हुआ नीचे आया। आई स्वेयर उसका जो वहां वो खड़ा था, मतलब क्या कहते हैं, पियोन खड़ा था। पियोन दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास नीचे। ठीक है? मैं लिफ्ट से नीचे आया, और वो मतलब दौड़ता दौड़ता नीचे आया। सर बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं कि यही है यही है, अभी साइन करके देते हैं। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। तो इतना इम्पैक्ट बढ़ता है, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, और मतलब यार कहते हैं ना कि अगर नॉलेज है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। ठीक है? और आप सही हो ना, मतलब सच्चे हो ना कि हाँ यार तुम्हारा काम जेन्युइन है। प्लीज यार बताओ, एक बंदे को बेवकूफ बना रहे हो, और सीरियसली कह रहा हूँ जो बंदा आज के टाइम में पढ़ा हुआ नहीं है ना, आपको भाई बेवकूफ बनाएगी बनाएगी दुनिया। तो प्लीज मेक श्योर कि यूपीएससी वाले को तो कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता यार, मेरा तो ये मानना है। ठीक है? तो मैं भाई वो लिटरली बंदा नीचे आया, कहते सर बुला रहे हैं।
तो वो अभी साइन करके दे रहे हैं, तो उन्होंने चेक कर लिया कि अभी आपका मतलब सही है, यहीं पे नंबर है, तो यहीं से साइन होंगे। तो और मैं गया भी नहीं उस, मैंने कहा कि तो मैं तो नहीं जाता अब इतने ऊपर 10वें फ्लोर पे दोबारा से लिफ्ट पकड़ के, एक आपकी लिफ्ट भी बड़ी स्लो है। तो कहते सर आप रुको, आप रुको। तो पेपर लेके गया, ऊपर साइन करा के नीचे लेके आया। तो मतलब दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज यार। अगर आप इससे मतलब एटलीस्ट ये चीज तो सीख ही सकते हो, ठीक है ना। तो यार वो पूरा फिर वो बागी वाली फीलिंग थी ना यार, अरे तेरी ऐसी की तैसी। यार ऐसे तो हल्के में ले रहा क्या भाई। तो ठीक है, नॉलेज है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है, दिमाग तक नहीं रखना। उसको बताया मैंने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितनी डाउन आ चुकी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूटिलाइज योर नॉलेज, ओके। तो कहाँ पहुंचे थे हम, रेड टेपिज्म की बात कर रहे थे। तो रेड टेपिज्म का आपको मैंने एग्जांपल बता दिया अपनी लाइफ से रिलेटेड, ओके। तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से, हाँ तो मैं आपको बता रहा था जैसे रेड टेपिज्म की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया, ठीक है। अब सपोज करो प्रोजेक्ट की कीमत आपने तय की थी 10 करोड़ रुपए, ठीक है। लोन भी आपको मिल गया 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब इन्फ्लेशन हो चुकी है। अब जो चीजों के दाम सपोज करो 100 रुपए थे, अब वो 100 से बढ़ के वो हो गए सर मान लो 200 रुपए। अब सपोज करो एक चीज का दाम इतना बढ़ा है, तो बाकी चीजों का भी तो दाम बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट का भी तो दाम बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट का भी तो दाम बढ़ेगा। और फिर ये जो लोन उस बंदे ने लिया हुआ है, जो प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया हुआ है, ठीक है, वो तो उसने ये सोच के लिया था कि भाई इसमें मेरे को 1 करोड़ प्रॉफिट होएगा। और 1 करोड़ प्रॉफिट वो जो होना था, उसका तो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गया, अब तो उसको अपने जेब से देने पड़ेंगे। तो क्या ये लोन उसका एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा जब उसमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज द पॉलिटिकल रीजन, दैट्स व्हाई ही सेड कि दैट in the previous government several ppp projects and key economic decisions were delayed, okay। ठीक है, समझ आया, रेड टेपिज्म समझ आ गया ना, अब तो नहीं भूलोगे, रेड टेपिज्म नहीं भूलोगे, पक्की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा कभी लगता है कि ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लिया आपने, सपोज करो 3-4 महीने के बाद, 4 महीने तो हो ही गए होंगे, 4-5 महीने, है ना, आई थिंक 4-5 महीने हो चुके हैं। तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मतलब अगर अपने आप को पहले देखो 5-6 महीने पहले, अभी देखो कुछ लगता है थोड़ा सा कि हाँ यार अभी नॉलेज है अपने को। मतलब हम लोग कहीं 10 बंदों में अगर खड़े भी हो जाए तो वी कैन टॉक, वी कैन इवन डिबेट। हम उनसे डिबेट भी कर सकते हैं कि अरे नहीं पाजी ये चीज नहीं है, ये चीज है। मतलब उनको क्या पता जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर क्या पता। समझ रहे हो, उनको क्या पता नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है ना। तो एक थोड़ा रहता है थोड़ा अंदर, अगर पढ़े लिखे लगते हैं। नहीं, पढ़े लिखे लगना और पढ़े लिखे होना दोनों में फर्क है, ठीक है। लगना नहीं है हमने, होना भी है, ठीक है ना। एक समझदारी भी दिखानी है, ठीक है। अच्छा कभी कभी, कभी कभी ऐसा लगता है अभी कुछ भी नहीं पढ़ा बट पेंडिंग है। हाँ बहुत पेंडिंग है, वो तो पेंडिंग रहेगा भाई, सारी उम्र तक रहेगा। अब यूपीएससी के एग्जाम पेपर दे भी आओगे ना तब भी लगेगा अरे यार ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते। क्या होता है ना कि सर मेरा ये मानना है कि जितना पढ़ो ना यार, यूपीएससी इज लाइक अ सी, जितना पानी निकालोगे ना उतना कम है, साफ सीधी बात, ठीक है। तो जितना पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो ना दबा के, मतलब बंदा पूछे तो कहे कि हाँ यार सारे आर्टिकल्स ऐसे रटे हो, ठीक है ना। कुछ भी पूछ ले, पॉलिटी है तो पॉलिटी में सपोज करो इमरजेंसी का टॉपिक है, इमरजेंसी आपको ऐसे रटी हो कि हाँ भाई नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना, फाइनेंस इमरजेंसी, आर्टिकल समेत याद हो, इसमें प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, कितनी ड्यूरेशन के बाद लगती है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कायदे में कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, कौन कौन से बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा डेप्थ में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस आता रहता है बंदे में, और साल अगर 1 साल हो जाएगा ना आपको प्रिपरेशन का, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट द थिंग इज की कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंसी में पढ़ रहे हो तभी आएगा। अगर ऐसे पढ़ रहे हो कि आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, आज पॉलिटी उठा लिया, आज प्रेसिडेंट रूल पढ़ लिया, आज क्रोनी कैपिटलिज्म पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं होगा। मतलब कंसिस्टेंसी रखो यार, डेली के 4 घंटे 5 घंटे देने देने हैं क्लासेस के अलावा, 4 घंटे तो दो यार कम से कम, ठीक है। कम टू द टॉपिक। तो पॉलिटिकल रीजंस मैंने आपको बताया कि जिनकी वजह से एनपीएस बढ़ते हैं। दूसरा है सर क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है ये देख रहे हो सर, ये
जाबाज खिलाड़ी। और ये हमारे एसएमएस सरदार मनमोहन सिंह जी, जो बोलते कुछ नहीं काम सारा करते हैं। ठीक है, तो सिंह साहब और ये माल्या साहब आपस में कान में खुसर खुसर कर रहे हैं। इस चीज को कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। अब आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ाएंगे। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इकोनॉमी इन विच सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर भैया सरकार में आपकी जान पहचान है, आपका राम राम है, ठीक है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। समझ रहे हो, क्योंकि सरकार उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाती है। आप सोचते हो कि सरकार देश चलाती है, सरकार देश नहीं चलाती। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये सरकार चलाते हैं। मतलब पर्दे के पीछे ये लोग बैठते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ये अंबानी अदानी ये लोग करते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ये समझ आई, टर्म समझ आई? देखिए कितनी भारी भरकम टर्म है, आज से पहले जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी आपने। माल्या की में डॉक्यूमेंट्री में अच्छी दिखाई गई है। अरे माल्या की डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहे हो? अरे भैया बड़ा रंगीन आदमी है। एनीवेज, तो ये समझ में आया क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इकोनॉमी इन विच सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। यार डॉक्यूमेंट्री पढ़नी है ना, पढ़नी है उस पे नेटफ्लिक्स पे देख लेना, ओशो की डॉक्यूमेंट्री देख लेना, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री डॉक्यूमेंट्री का नाम है, ओशो की। बहुत जबरदस्त है भाई साहब। बंदे ने यूएस में जाके, यूएस के जो सिटीज थे, ओरिगन सिटी है यूएस में, उसका नाम चेंज कर दिया, रजनीशपुरम कर दिया। इंडिया के बंदों की यार भाई साहब क्या जबरदस्त बात है यार। तो दूसरे देश में जाके वहां के देश की सिटीज का नाम चेंज कर दिया, ओरिगन से रजनीशपुरम कर दिया। क्या यार बंदा, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ नॉलेज यार। अगर आपको कानून ढंग से पता है किसी भी, हाँ अपना सिस्टम चला दिया था उसने यूएस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो भाई। ठीक है, तो ये समझ में आया, पॉलिटिकल रीजन समझ में आया, क्रॉनिक कैपिटलिज्म समझ में आया। कोई इतनी देखने में डिफिकल्ट टर्म है, बट मतलब मीनिंग इसका बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद है फिर रेजोल्यूशन इश्यूज, यानी एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बैंकरप्सी लॉ। मतलब प्रॉपर बैंकरप्सी लॉ नहीं है कोई हमारे देश में। यानी कि बैंकरप्ट समझते हो ना, बैंक का दिवाला निकलने को बैंकरप्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक का जब दिवाला निकलता है तो उसके बाद कोई लॉ नहीं है प्रॉपर कि बैंक को कैसे रिकवर करा जाएगा, दोबारा उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर बैंकरप्सी लॉ नहीं है। ठीक है, दूसरा कॉर्पोरेट ऑफन टेक द लीगल रूट। मतलब कॉर्पोरेट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो लीगल रूट लेती हैं। ठीक है, यानी कानूनी मदद लेती हैं, और जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। ये तो आपको पता ही है कि कानूनी कार्रवाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब पता ही होगा आपको। तो कंपनियां बड़ी बड़ी केस वेस कर देती हैं, लीगल रूट लेती हैं, जो कि काफी टाइम, बंदे मर जाते हैं भाई साहब, केस चलते रहते हैं सीरियसली। और विच लेड टू द प्रॉब्लम फॉर बैंक्स, जिस वजह से बैंकों को, प्रत्यारों को प्रॉब्लम आती है। अरे यार कौन पैसों के लिए रोज रोज तरीके भुगतने जाएगा? ठीक है ना, कौन केस इतने सारे देखेगा? तो दिस इज हाउ there is some flaws in our system, resolution issues, there is some political reasons, economic reasons, and governance issues. Okay, these are all the reasons you have to amalgamate, ठीक है, and make a story कि कैसे एनपीएस की वजह से, सॉरी, कैसे किन किन रीजंस की वजह से एनपीएस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनपीएस का बैंक्स के ऊपर। ओके, उसके बाद हमने, उससे पहले पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस। ठीक है, एनपीएस की क्लासिफिकेशन के बारे में, और एनपीएस होते क्या क्या, कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, एनपीएस की डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन क्या है। तो आई होप ये समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आज के। इसमें कुछ समझ ना आया हो, ऑल क्लियर, पक्का? चलो जी, वाह जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, आप सभी छा चुके हैं। तो दूसरा टॉपिक उठाते हैं आज का, एटीएम। जो भारतीय नारी अपने पति को समझती हैं एटीएम, ये मेरा पति तो एटीएम है, इसमें कार्ड डालूंगी और ये पैसे निकाले।
ठीक है, तो एटीएम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एटीएम काफी रोमांचक और दिलचस्प टॉपिक है। ठीक है, तो एटीएम के बारे में आपने पता भी होगा। ठीक है, एटीएम क्या होता है आपने सुना भी होगा, घर के पास भी होगा, आप इवन की गए भी होंगे एटीएम में पैसे निकालने के लिए, और कईयों के दोस्त भी होंगे एटीएम टाइप। ठीक है ना, जिनसे पैसे मांगो तो एकदम से पैसे दे देते हैं कि ले भाई। ठीक है ना, तो एटीएम के बारे में पढ़ेंगे। एटीएम जिसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो आज के टॉपिक में हम एटीएम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो ये है, टाइप्स ऑफ एटीएम। एटीएम कितनी तरह के होते हैं? पहला होता है सर ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम बोलते हैं तो अगर बैंक के अंदर जाते हो आप, एसबीआई बैंक में गए, एचडीएफसी में गए, जिसमें भी गए, बैंक के अंदर एक साइड में मशीन लगी होती है। ठीक है, जाते ही घुसोगे ना, राइट साइड में पड़ी होती है, लेफ्ट साइड में पड़ी होती है, मशीन पड़ी होती है, एटीएम मशीन। उसको बोलते हैं ऑन साइट एटीएम, मतलब जो बैंक की साइड के अंदर होता है, इन साइड में होता है। एटीएम इन साइड द बैंक। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। दूसरा होता है सर ऑफ साइट एटीएम, जो बैंक से बाहर होता है। आपने देखा होगा रास्ते में कहीं पे बैंक से बाहर जो उनसे होते हैं उसको ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। एटीएम आउटसाइड द बैंक प्रीमाइसेस, जो बैंक से बाहर हो उसको ऑफ साइट एटीएम बोलते हैं, बट इज लोकेटेड एट अदर प्लेसेस, और किसी प्लेस पे भी लोकेट हो सकता है, जैसे कि शॉपिंग सेंटर में देख सकते हो, एयरपोर्ट्स पे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, पेट्रोल स्टेशन पे होते हैं। ओके, पता है सभी को ऑन साइट ऑफ साइट? तो कोई इश्यू तो नहीं? सर एटीएम क्या होता है पहले ये बताओ। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा एटीएम ना बताओ? अब वो बात अलग है, यूज ना किया बट एटलीस्ट पता तो है ना। चलो शुक्र अल्लाह का। उसके बाद आते हैं सर व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल, अरे सर ये क्या बात बोल दी आपने, व्हाइट लेबल एटीएम बोले तो? व्हाइट लेबल एटीएम वो होते हैं जो एनबीएफसी द्वारा या फिर नॉन बैंकिंग एंटिटीज खोलती हैं। एनबीईस, एनबीएफसी बोल लो चाहे नॉन बैंकिंग एंटिटीज बोल लो, दोनों सेम ही बात है। ओके, एनबीईस, नॉन बैंकिंग एंटिटीज, ई के साथ ये छोटा सा एस है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज। ठीक है, व्हाइट लेबल एटीएम जो कि एनबीएफसी प्रोवाइड करती है या फिर नॉन बैंकिंग एंटिटीज। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ग्रीन लेबल एटीएम किस लिए होते हैं? फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सपोज करो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सब्सिडीज मिलती हैं, जो भी खाता होता है एग्रीकल्चर का स्पेशल, आपने देखा होगा कि गांव वालों का एक अलग से खाता होता है, उसमें सब्सिडीज वगैरह आती है। आपके घर के आसपास कोई होगा गांव वाला, उनके अलग से खाते बने होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन लेबल उसके लिए एटीएम होते हैं फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन। ओके, एक ऑरेंज लेबल एटीएम होते हैं फॉर शेयर ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके लिए ऑरेंज लेबल, ऑरेंज। उसके बाद है येलो लेबल एटीएम फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा कलाकारी करने के चक्कर में थोड़ा येलो हमारा ज्यादा येलो हो गया, तो आई होप समझ आ रहा होगा। येलो लेवल एटीएम फॉर येलो, सॉरी फॉर ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स समझते हो? ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जैसे अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह। ठीक है, सामान आदान प्रदान करने की। ठीक है, ई कॉमर्स, तो येलो लेवल एटीएम होता है फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, एक पिंक लेवल एटीएम होता है, लड़कियों का फेवरेट पिंक कलर, फॉर वुमेन बैंकिंग। ये तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, भूलने की चीज ही नहीं है। तो ये हमने सैल्मन पिंक डाला है। लड़कियां बताएंगी ये सैल्मन पिंक है, मैजेंटा पिंक है, कार्निश पिंक है, कौन सा पिंक है, या ओल्ड रोज पिंक है, कौन सा है? लड़कियों, देवियों, वो लिपस्टिकें चेक कर रही होंगी अपनी लैक्मे की। ये तो सर ओल्ड रोज पिंक लग रहा है। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा, वो करीब पिंक ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो उसके बाद आता है सर उसके बाद आता है सर ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम होता है, ब्राउन लेबल एटीएम वो होता है जिसका हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब वो डब्बा, जो मशीन होती है वो एटीएम वाली, हार्डवेयर और लीज फैसिलिटी, मतलब कि जहां पे वो डब्बा पड़ा हुआ है, जहां पे वो मशीन पड़ी हुई है, एटीएम मशीन पड़ी हुई है, वो तो प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है,
और जो कैश मैनेजमेंट यानी उस डब्बे में जो कैश आता है उसकी मैनेजमेंट और जो उसकी कनेक्टिविटी होती है, वो सर्वर वगैरह लिंकअप होते हैं ये बैंकों के साथ, ठीक है ना, और कनेक्टिविटी होती है जो कि बैंकिंग नेटवर्क के साथ वो प्रोवाइड कराता है बैंक, ठीक है। तो ब्राउन लेवल आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्हाइट लेवल और ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया, सिंपल से है। ऑन साइट एटीएम बैंक के जो इनसाइड में होता है, ऑफ साइड जो बैंक के बाहर होता है, व्हाइट लेवल जो कि एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग एंटिटीज प्रोवाइड करती हैं, ग्रीन लेवल जो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन, एग्रीकल्चर तो याद ही रहेगा, ग्रीन हरा एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन, ऑरेंज शेयर ट्रांजैक्शन, ओके, येलो ई कॉमर्स, पिंक तो भूल ही नहीं सकते जिंदगी में भी, वुमेन बैंकिंग। ब्राउन लेवल एटीएम जिसका हार्डवेयर और यार कैसी बातें कर रहे हो, अभी ये बच्चा कह रहा था कि मेरी ना स्लाइड आती नहीं है, लेकिन जब बकैती करनी हो ना तो इससे बड़ा खतरनाक आदमी नहीं है। अभी कह रहा है कि एटीएम कैसा भी हो चोर एटीएम मशीन को उठा लेता है। कहाँ चोरों वोरों वाली बातें, मैं आईपीएस आईएएस बनने वाली बातें कर रहा हूँ, चोरों चकारों वाली बातें कर रहा हूँ। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो भैया। इधर आ जाओ, टॉपिक पे आओ, बकवास करवा लो तुम्हारे से भी जितनी मर्जी है। आओ, हार्डवेयर और लीज फैसिलिटी। हाँ अब सर जी सॉरी है, सॉरी, अरे सॉरी नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। हार्डवेयर और लीज फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराएगा ग्राउंड लेवल में, और कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी जो होती है बैंकिंग नेटवर्क के साथ वो बैंक प्रोवाइड कराएगा। ओके, अब हम इनके दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंक ऑन एटीएम, तभी आपको ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल क्लियर होंगे। बैंक ऑन एटीएम जो बैंक का अपना खुद का एटीएम होता है, एसबीआई का एटीएम, अपना एचडीएफसी का एटीएम, ठीक है। एटीएम जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो कि इनेबल कराता है कस्टमर को ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जितने भी बैंक्स हैं मतलब, टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, जैसे कि कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर और अकाउंट इंफॉर्मेशन और मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालनी होंगी आपने एट एनी टाइम। मतलब सबसे जो जरूरी मुद्दे की बात है ना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। आधी रात को आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसे निकाल दो एटीएम से, ठीक है। एंड विदाउट द नीड ऑफ, सबसे जो मुद्दे की और सबसे बढ़िया जो चीज है ना वो ये वाली लाइन है मेरे भाई, ध्यान से देखना आंखें खोल के, विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बैंक स्टाफ। मतलब वो जो बुढ़िया बैठी होती है ना, वो जो एसबीआई बैंक में, जिनके चेहरे पे झुर्रियां होती हैं और झुर्रियां चेहरे की ना नाभि तक आई होती हैं, ऐसी ऐसी बुढ़िया बैठी होती हैं और लगी होती है वहां पे आराम आराम से, बुढ़िया सी, और लाइन में खड़े रहो, वहां पे 10-10 बंदों की लाइन होती है, सुबह के खड़े रहो शाम तक नंबर आता है, ठीक है। ऐसी ऐसी बुढ़िया बैठी होती है और रिटायरमेंट भी नहीं होती, पता नहीं भगवान जाने, और भगवान भी नहीं इन्हें बुलाता, पता नहीं क्या यार, एसबीआई वालों की मतलब वो बन के बैठी हुई है, घर जमाई, ठीक है ना। तो सबसे जो बढ़िया चीज है वो ये है, विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बैंक स्टाफ। मतलब बैंक स्टाफ के आपको मुंह ही नहीं लगना मेरे भाई, आपका पैसा अपने आप जाओ कार्ड डालो पैसे निकालो, किसी की गंदी शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छी और बढ़िया बात यह है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको क्या कहना चाह रहा है भाई साहब कि एटीएम का क्या है। एटीएम भैया वो चीज है, ठीक है, जो इनेबल करता है कस्टमर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन किसी भी तरह की होती है, जैसे कि कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर और अकाउंट इंफॉर्मेशन इंक्वायरीज, ओके, एट एनी टाइम और विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बैंक स्टाफ। नो शक्ल, नो बकवासबाजी, नो झूरियां, ठीक है, नो मोटे पेट, ठीक है, नो बुड्डियां। तो दिस इज कॉल्ड बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन। या सर बिल्कुल सही बोला है आपने देवी जी। ठीक है, मुद्दे की बात समझ आई। तो आगे चलते हैं सर। नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जो कि एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर है, जो कि लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ शेयर्ड एटीएम्स इन इंडिया, फैसिलिटेटिंग इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉल, जो कि फैसिलिटेट कराता है इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉल, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, मतलब सारा जो जिम्मा है वो किसके पास है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के पास, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, एनपीसीआई। तो आपसे ये पूछ लेगा कि लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया किसके अंदर है, या तो आपको एनपीसीआई दे देगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आपको एनएफएस दे देगा, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, क्योंकि लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया which facilitate interoperable cash withdrawal।
इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉल का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास एसबीआई का कार्ड है, लेकिन आपके घर के पास है पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम। अब आप ये मन में सोचो कि मेरे पास तो एसबीआई का कार्ड है, अब मैं पीएनबी के एटीएम में क्या करूंगा? तो आपके पिताजी आपको थप्पड़ मारेंगे कि अरे मूर्ख, कि इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉल का ऑप्शन है, तो जाओ पीएनबी में भी आप एसबीआई का घुसा दोगे कार्ड तो निकल आएंगे पैसे। ऐसा होता है, पता होगा, कभी निकाले होंगे कार्ड दूसरा, एटीएम दूसरा निकाले होंगे पैसे, पता होगा बच्चों को। बच्चों को पता है, बच्चे होशियार हैं, बच्चे बच्चे नहीं रहे, बच्चे बड़े हो चुके हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने दोस्त हैं, ठीक है ना, सबको पता है पैसे कहाँ से कब कैसे कैसे निकालने हैं। तो इसलिए ये बात सभी को पता है, इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉल। ओके, उसके बाद है सर बैंक, यहाँ ऑन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये OWN आना है, ठीक है, ये सही कर लेना, सॉरी। बैंक ऑन एटीएम, जो बैंक का अपना एटीएम है, उसमें सारी जिम्मेवारी किसकी रहती है? वो कहता है कि इसमें कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल, जो सारा वो जिम्मा है ना, इसमें जो कनेक्टिविटी देनी है, इसका जो किराया वराया देना है, सारा कुछ A to Z, उसका जो कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल है वो उस पर्टिकुलर बैंक के पास है। सपोज करो एसबीआई का एटीएम है, तो एसबीआई वालों के पास सारा उसका जिम्मा है, समझे? इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो उसको पर्टिकुलर एटीएम को मैनेज करेगी, यानी जो बैंक का अपना एटीएम है, जो बैंक के अंदर प्रीमाइस में रहता है। ओके, दैट इज बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू मैनेज इट्स फंक्शन। बैंक इकलौती अथॉरिटी है जो उसके फंक्शन को मैनेज करेगी, अपने जो एटीएम है, ठीक है ना, जो उसकी प्रीमाइस के अंदर है। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलें, कार्रवाई करें। आ गया आ गया आ गया आ गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, समझ आ गया। आज तो दिल खुश कर दिया बस तुमने। आज तो जाती ही चिकन बिरयानी खाऊंगा मैं, क्लास खत्म होती। क्या दिया बस तुम्हें। आगे चलते हैं। तो ये बैंक ऑन एटीएम में देखे होंगे आपने, मैंने फोटो डाली हुई है, जिनको बच्चों को नहीं पता, कभी नहीं गए एटीएम में। ये एसबीआई का एटीएम, ये आईसीआई बैंक का एटीएम, ये एचडीएफसी बैंक का एटीएम, चाहे वो बैंक के प्रीमाइस में हो चाहे बाहर भी हो, मतलब जिनके ऊपर बैंक का लेवल लगाओ, लेवल मेरे भाई। एसबीआई एटीएम, ठीक है, आईसीआईसीआई एटीएम, तो ब्राउन लेवल, उसके बाद हम करते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। ठीक है, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये कहते हैं ब्राउन लेवल एटीएम, ठीक है, यानी कि जब बैंक आउटसोर्स करता है एटीएम ऑपरेशन टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब वो डब्बा, वो एटीएम मशीन जिसमें से आप कार्ड डाल के पैसे निकालते हो, ठीक है, यानी हार्डवेयर है, एंड द लीज ऑफ द एटीएम मशीन, मतलब कि जो डब्बा है ये एक जगह पे रखोगे भी तो सही ना, छोटे छोटे आपने देखे होंगे यार, घर के आसपास वो इतने इतने से वो छोटी सी जगह होती है यार, जिसमें बंदा खड़ा ही हो पाता है मुश्किल से, वो जगह सी होती है, वो लीज पे ली होती है, किराए पे ली होती है। लीज ऑफ द एटीएम मशीन इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, वो एक सर्विस प्रोवाइडर। अब ये चीज आप भी कर सकते हो, मतलब आपको बैंक के पास जाओ कि भाई साहब ऐसा है, ये मैं डब्बा मैं खरीद दूंगा और ये जगह का किराया भी मैं दे दूंगा, तो आप मेरे को मेरी चार्ज कर देना, ठीक है ना, तो आप क्या हुए, सर्विस प्रोवाइडर हुए। ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनी है, मतलब यानी जो आप हो, जो सर्विस प्रोवाइडर हो, जो आपकी कंपनी है, इट ओन्स एंड ऑपरेट्स एटीएम मशीन, वो एटीएम मशीन ऑपरेट करेगी, मतलब कोई दिक्कत वगैरह आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जी कोई भी दिक्कत। ऑफिस रेंट, मतलब कि ये जो एटीएम मशीन जहां रखी हुई है इसका रेंट वेंट, एसी वेसी लगा होता है, देखा होगा आपने, बिजली बिजली का बिल भी जाता है, उसका लाइट लाइट भी होती है वहां पे, डस्टबिन भी पड़ा होता है, एक एक चौकीदार भी होता है। ठीक है, तो वो जो सारा ये जो तामझाम है ना, ये सारा आप प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि बैंक क्या प्रोवाइड कराएगा, वो भी बताते हैं। ठीक है, यानी ऑफिस का रेंट पे करोगे, एटीएम मशीन ऑपरेट करवाओगे, नेगोशिएट विद द लैंडलॉर्ड, मतलब जो जगह आपने किराए पे ले रखी है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो बिल बिल आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, द बैंक विच आउटसोर्स दिस वर्क, सपोज करो आपने एसबीआई वालों के पास गए, आपने एसबीआई वालों को बोला कि भैया आपका एटीएम हमने खोलना है वहां पे चांदनी चौक पे, ठीक है, तो मेरे पास जगह भी है, सारा तामझाम मैं करूंगा। ठीक है, तो बैंक आपको कुछ कैश प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, ये मैं आपको कैश प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बैंक आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, कैश प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एटीएम हैज लोगो ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, आपके एटीएम मशीन पे उस बैंक का लोगो भी होगा। सपोज करो एसबीआई वालों से बात करी तो एसबीआई वालों का लोगो भी होगा, ठीक है ना, आपके उसके बाहर। ठीक है, एग्जांपल एसबीआई एटीएम, एचडीएफसी एटीएम, नो कंपल्शन टू ओपन एटीएम इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि वो एटीएम आपको उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में खोलना है। जैसे बैंकिंग सिस्टम जब हम कर रहे थे तो उसमें कंपल्शन थी ना
कि कुछ विलेजेस में 5 किलोमीटर के बाद रूरल एरियाज में आपको खोलना ही खोलना जरूरी, याद हो लीड बैंक स्कीम करी थी, याद है, भूल तो नहीं गए मेरे भाई? हेलो, याद है, अल्लाह का शुक्र है। तो लास्ट लाइन में वो कह रहा है इन ब्राउन लेवल एटीएम सर्विस प्रोवाइडर को क्या प्रॉफिट होता है सर जी, उनको क्या इंटरेस्ट या कमीशन मिलता है बैंक से? अरे मेरे भाई, उनको पैसे मिलते हैं, पैसे, वो उनका कुछ साइन होता है, ठीक है ना, हिसाब किताब, कि भैया ऐसा है, मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, इतनी ट्रांजेक्शन के इतने पैसे लूंगा, उनकी कुछ सेटिंग होती है, ठीक है, हमें उसमें डिटेल में नहीं घुसना। हाँ, एग्रीमेंट में साइन अप होता है, ठीक है। इन ब्राउन लेबल एटीएम में क्या होता है, जो एटीएम हार्डवेयर हुआ यानी जो डब्बा हुआ वो तो किसका होगा, सर्विस प्रोवाइडर का होगा, बट जो कैश मैनेजमेंट है और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो जो बैंक के साथ कनेक्टिविटी होती है सर्वर्स की, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो स्पॉन्सर बैंक, जिस भी पर्टिकुलर बैंक का वो एटीएम मशीन है, ठीक है ना। सर कैसे बोले, मुंह से बोले, ठीक है, समझ आया। इन ब्राउन लेवल एटीएम, एटीएम हार्डवेयर तो प्रोवाइड कराएगा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एटीएम हार्डवेयर, ऑफिस का रेंट, लैंडलॉर्ड की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारा कुछ ए टू जेड वो करेगा। बैंक ने सिर्फ पैसे जमा करवाने, ठीक है, कि भैया ये लो पैसे ले लो, ठीक है। और दूसरा है सर नेटवर्क कनेक्टिविटी, बस, आर प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर बैंक, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये समझ आया ब्राउन लेवल? ब्राउन लेवल समझ में आया, ब्राउन लेवल जो कि प्रोवाइड कराएगा सर्विस प्रोवाइडर। बैंक ऑन एटीएम में क्या था, उसमें बैंक का ही था सारा कुछ, ए टू जेड बैंक का ही था, ठीक है ना। लेकिन जो ब्राउन लेवल है उसमें थर्ड पार्टी का सारा कुछ है एक्सेप्ट कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, ओके। तो आगे चलते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम भी इसी तरह से नजर आते हैं। बस ये जो जगह है ना, ये जो कमरा है जिसमें लगा हुआ है, ये कमरा कौन प्रोवाइड कराएगा, सर्विस प्रोवाइडर। ये जो लाइटें जल रही हैं अंदर, एसी लगा हुआ है, ये कौन, इसका बिल कौन भरेगा, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसमें जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, मतलब जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है इस मशीन में, वो प्रोवाइड कराएगा एसबीआई बैंक। और जो अपना कैश है, जो इधर डब्बे के अंदर कैश जमा होता है, आपको पता होगा ना, ये डब्बा होता है, इसके अंदर कैश जमा होता है। भी वो भाई पूछ रहा था ना, कौन सा था भाई, वो कह रहा था पैसे वैसे चुराने होते हैं, उसको बता देता हूँ मैं, ये जो नीचे डब्बा होता है ना, इसके अंदर होते हैं पैसे। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद जमीन में से आते हैं पैसे या तारों में से आते हैं पैसे। तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ, अगर कभी दिल विल करे, कभी कुछ खुराफाती करने का दिल करे, ये डब्बा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो मार वार ना खा लेना, कहीं सोफिया इंस्टीट्यूट के बाहर पड़े हो लेट के, दीपांशु सर ने बताया था कि डब्बा यहाँ पे होता है, चाहे रिकॉर्डिंग चेक कर लो। ठीक है ना मेरे भाई, तो ऐसे खुराफाती काम नहीं करने मेरे भाई, ठीक है, प्यार मोहब्बत से। हाँ, आज कुछ तूफानी करते हैं, पता चले तूफान के चक्कर में कुछ उफान हो गया तो काम खराब हो जाएगा। वो कह रहा लोक होता है, हाँ मेरे भाई, तू लोक ही तो खोलना है मेरे भाई, चोर का काम क्या होता है, लोक ही तो खोलना है। सीसीटीवी, देवी जी धूम 2 नहीं देखे हो क्या? तो भैया जितने ज्यादा चैलेंजेस होंगे तो आपको चुनाना भी तो एसबीआई का, तोड़ना भी तो ये लोकर है ना, इसमें माल पता भी तो ज्यादा मिलेगा, समझे मेरी बात? क्या होता है ना, ये लॉक होता है यहाँ पे, आपने क्या लेके आना है, आपने ना एक वो लेके आनी है ड्रिल मशीन, या फिर एक ना आरी वाली मशीन आती है, ये लोहा होता है, स्टील होता है, यहाँ से आप कट करोगे, इस पे ऐसे सुराख मारोगे ना तो ये कट जाएगा, ठीक है। इससे फिर क्या करोगे, एक बीच में ना एक लोहे की वो आती है, सब्बल आती है, वो जैसे ही घुसा के ऐसे करोगे ना तो ये खुल जाएगा। उधर से पैसे ले लेना भाई, सिंपल सा है भाई, ठीक है। वो कह रहा हम नोट कर रहे हैं। आ जाओ 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 आ जाओ, सारे स्टेप नोट कर लिए, बट ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाइट लेवल एटीएम मेरे भाई। आप आपने बैंक ऑन एटीएम पढ़ लिया, ब्राउन लेवल एटीएम पढ़ लिया, अभी व्हाइट लेवल एटीएम क्या चीज है मेरे भाई? व्हाइट लेवल एटीएम क्या है ना मेरे भाई, जिनके ऊपर बैंक का लोगो नहीं होता, व्हाइट लेवल नाम से क्लियर है ना, जिनके ऊपर लेबल कोई नहीं होता। ट्रेडिशनली एटीएम हैव रिस्पेक्टेड बैंक लोगो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हर एक के ऊपर बैंक के लोगो लगे होते हैं, जैसे आईसीआई बैंक का लोगो लगा हुआ है, एसबीआई का लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन व्हाइट लेवल एटीएम में सबसे मुद्दे की जो अहम चीज है, डज नॉट हैव सच बैंक लोगो, इसलिए इसको व्हाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर लोगो क्यों नहीं है, अभी आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो ऑन और ऑपरेट
करता है वो कौन करता है? एनबीईसीज या एनबीएफसीज, नॉन बैंक एंटिटीज या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है किनको? नॉन बैंकिंग एंटिटीज को, टू ओपन व्हाइट लेबल एटीएम्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ मेरे भाई, यानी परमिशन दी हुई है मेरे भाई, परमिशन, समझ रहे हो? नॉन बैंकिंग एंटिटीज को, ठीक है, टू ओपन व्हाइट लेवल एटीएम आप खोल सकते हो अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज मेक श्योर। और नॉन बैंक entities incorporated in India under Companies Act 1956 are allowed to operate white label ATM, ठीक है। Such non-bank entities should have a minimum net worth of rupees 100 करोड़, और उन नॉन बैंक एंटिटीज का जो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए वो 100 करोड़ होना चाहिए। ये चीज सॉरी तो इनका जो मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी आप एटीएम खोल सकते हो, व्हाइट लेवल एटीएम, ठीक है। 2015 में गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, कि यानी कि अब बाहर की फॉरेन कंपनियां भी हमारे देश में आके व्हाइट लेबल एटीएम खोल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अभी और बताते हैं व्हाइट लेवल एटीएम होता क्या, बेसिकली नॉर्मल एटीएम की तरह ही होता है, जैसे पैसे लेने देने, ठीक है। हाउएवर इसमें कैश डिपॉजिट और कैश एक्सेप्टेंस फैसिलिटी इज नॉट परमिटेड। इसमें कैश डाल नहीं सकते आप या डिपॉजिट नहीं करा सकते। जैसे नॉर्मल एटीएम में आप जाते हो, एसबीआई के जाना है किसी और में एटीएम में, उसमें देखो आपने कि जैसे सपोज करो शन्ना जी के अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे से वो आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा पहले इनका, देवी जी का, ठीक है। आप देवी जी का अकाउंट नंबर डालोगे ना तो नीचे से वो डब्बी सी खुल जाती है। देखा होगा बैंक में डिपॉजिट कराए कभी, एटीएम में पैसे जमा कराए होंगे, ये डब्बी सी खुलती है, फिर उसमें पैसे डालने होते हैं। फिर पैसे डालते हो तो थर्र करके नोट गिनती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहती है करेक्ट, हाँ आप करेक्ट पे क्लिक करके फिर देवी जी के अकाउंट में पैसे जमा। पता होगा यार, नहीं पता तो कभी करा के देखना, कभी कभी मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, उसमें करा देना कभी 500 1000 रुपए दिल करे तो ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता है वगैरह, ये पता, ठीक है, तो समझ आ गया। तो जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती, इसमें सिर्फ कैश विड्रॉल की फैसिलिटी होती है, समझे? कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट या एक्सेप्टेंस मशीन नहीं है वो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुद्दे की चीज जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। दीज मशीन्स आर यूजुअली डिप्लॉयड बाय एनबीएफसी, ये जो मशीनें हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ही डिप्लॉय करती हैं। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, दैट इज टीसीपीसी, टीसीपीएसएल, जो कि पहली कंपनी थी जिसने को ऑथराइज किया था आरबीआई ने टू ओपन व्हाइट लेबल एटीएम्स इन आवर कंट्री अंडर ब्रांड नेम इंडी कैश। इंडी कैश के एटीएम, मैं दिल्ली रहता था ना, तो मेरे रूम के पीछे था ये उस वक्त, मुझे मैं पता नहीं यार ये कौन सी कंपनी है इंडी कैश, ठीक है, तो बाद में पता चला ये व्हाइट लेबल एटीएम है, ओके। तो इस तरह से होते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें ना 3-4 बैंकों के साथ टाई अप किया होता है, 3-4-4-5, ठीक है। तो सपोज करो इसमें 4 बैंक के साथ टाई अप किया है, सपोज करो एक एसबीआई हो गया, एक पीएनबी हो गया, एक एचडीएफसी हो गया और एक आईसीआईसी हो गया, ठीक है। अब सपोज करो आप इन चारों में से किसी बैंक के कस्टमर हो, तो आपके यहाँ से पैसे निकल जाएंगे, ठीक है। इन केस आपका सपोज करो और कौन सा बैंक है, सपोज करो आंध्रा बैंक है, सपोज करो, ठीक है। आपके पास आंध्रा बैंक का एटीएम कार्ड है, आप इस के एटीएम में गए तो आपके पैसे नहीं निकलेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। मतलब जिस जिस बैंक के साथ इसका टाई अप है ना, ठीक है, उसी बैंक के पैसे निकलेंगे, ओके। तो कंपनी का नाम याद रख लेना, टीसीपीएसएल, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। पहली कंपनी थी जो कि ऑथराइज किया था आरबीआई ने टू ओपन व्हाइट लेबल एटीएम्स इन आवर कंट्री अंडर ब्रांड नेम इंडी कैश। ये याद रखना भाई, क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। दिल्ली में, चंडीगढ़ में काफी देखने को मिल जाएंगे इस तरह के व्हाइट लेवल एटीएम। इस समझ में आया, व्हाइट लेवल एटीएम आर लाइक नॉर्मल एटीएम, बस उसमें कैश डिपॉजिट और कह सकते हो आप कैश एक्सेप्टेंस फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये मशीनें कौन डिप्लॉय करता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें इसके बारे में और चर्चा करेंगे, मतलब इसमें डाउट तो नहीं है।
बैकस्लाइड, बैकस्लाइड वो कह रहा है कि ट्रेडिशनली बैंकों का लोगो होता है यार, ये हमने अभी ये क्या पढ़ा, ये इनके लोगो है ना, एसबीआई का तो एसबीआई का, आईसीआईसीआई का इसमें लोगो नहीं होता मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट में, और क्या डज नॉट हैव सच बैंक लोगो, इसलिए वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं, और क्या चाहिए भाई। यार आप ये देखो ना, आपको पहला पॉइंट ही नहीं समझ में आया तो आपको बाकी पॉइंट तो फिर बिल्कुल भी नहीं आए होंगे। आपको अगर पहला पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं बाई गॉड कह रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि भाई फिर पता कैसे चलेगा कि चार बैंक कौन से हैं, तो वो तो तुम जब कार्ड डालोगे तभी पता चलेगा ना, वो तो तुम कार्ड डालोगे मेरे भाई तभी पता चलेगा ना, वहां पे लिखा आएगा कि योर कार्ड इज इनवैलिड, तो तुम्हें थोड़ी पता लगाना है, वो तो उस व्हाइट लेवल एटीएम, और तुम्हें पता भी क्यों लगाना है, तुम्हें जब पैसे निकालने होंगे तुम उसमें चले जाना, जब नहीं निकलेगा तो समझ जो कि तुम्हारे बैंक ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। व्हाइट बैंक का सर किसी और बैंक के साथ टाई अप होता है, लो जी सारी राम कहानी खत्म हो गई है। ये भाई साहब पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी सीता जी कौन है राम के, अरे यार कमाल करते हो, अभी बताया तो कि कोई भी रिस्पेक्टेड बैंक का हो जाएगा मेरे भाई, जरूरी नहीं है अब इंडी कैश वालों का पता नहीं किस किस बैंक के साथ होगा, ठीक है, तो मतलब कोई भी व्हाइट लेवल एटीएम, मैं तो आपको एक का एग्जांपल दिया इंडी कैश, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लेना काफी सारे नाम आ जाएंगे, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटने की जरूरत है तो रट भी लेना, ठीक है। अरे भाई वो लिस्ट नहीं आती यार, पेपर में नहीं आती, वो नहीं याद करनी, कोई लिस्ट तो होगी, कर लियो भाई, ठीक है। याद रख लियो, एसबीआई का इंडी कैश के साथ टाई अप है, एसबीआई का उसके साथ टाई अप है, अरे भाई यूपीएससी क्लियर करना है हमें, वो एटीएम में लगना है क्या, एटीएम में लगना है क्या, लोगों को आते आते बताना है क्या भैया इंडी कैश में जाओगे तो आपका एसबीआई का एटीएम है तो वहां तो वैलिड है, लेकिन आप दूसरे में जाओगे तो आपका सिर्फ पीएनबी वैलिड है, ऐसे रास्ते में लोगों की हेल्प करनी है क्या, मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके, फिर तो रट लेना, ठीक है ना, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। हाँ पूछो पूछो जल्दी पूछो, घटिया क्वेश्चन हो तो पक्का जलील करूंगा, बोलो, समझ गया आप तो पक्का समझा होगा भाई, जल्दी पूछो। लिख रही हैं अभी देवी जी, व्हाट्सएप में चलते हैं इनके फटाफट हाथ, क्वेश्चन लिखने में हाथ धीरे धीरे पॉज लेके चलते हैं इनके, अरे आ जाओ, क्वेश्चन नहीं आया आपका, और पक्का जाही क्वेश्चन होगा जहां तक मेरा दिल कह रहा है, इतने बेसिक से टॉपिक है यार, इसमें भी कुछ नहीं हो रही है। सर जी अगर एटीएम से मनी चोरी हो जाती है तो बैंक को नुकसान होता है और प्रोवाइडर को भुगतान करना पड़ता है फिर। यार मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा था, कैश प्रोवाइड कौन कराएगा, बैंक कराएगा, ठीक है, लेकिन ब्राउन लेवल में, ठीक है, व्हाइट लेवल में कौन कैश प्रोवाइड कराएगा, व्हाइट लेवल में आरबीआई प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है, और भुगतान करना पड़ता है, ये तो सारा कुछ बैंक ही करेगा ना, कि जिसका है जिसने स्पॉन्सर किया हो उसी के पैसे है ना, तो वही तो अपने आप देखेगा, ये तो मतलब पक्की वो बना के बैठे हुए हैं कि भाई कल को अगर फंस गए एटीएम में से पैसे चुराते हुए तो भुगतान कौन करेगा, ये कौन करेगा, क्या यार उर्दू बातें पूछ रहे हो। हाँ सिर्फ सिर्फ जो भी उनका ना एग्रीमेंट्स होते हैं ये लोगों के, ठीक है ना, अब ये इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना, ये जो जरूरी मुद्दे की चीज है वो मैंने आपको बता दिया, फिर वाहियात सवाल, बैंक आएगा वो ये आएगा वो फलाना आएगा, वो बैंक का किसके साथ टाई अप है, बेवकूफों वाले सवाल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो क्वेश्चन है मुद्दे का ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नीड टू अलाउ नॉन बैंक एंटिटीज टू सेटिंग अप व्हाइट लेवल एटीएम, आप आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि जो नॉन बैंक एंटिटीज है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उनको क्यों अलाउ किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि उनको अलाउ किया व्हाइट लेवल एटीएम खोलने के लिए, ठीक है। देखो पहली बात तो बैंक इतने साक्षर नहीं है कि हर जगह एटीएम फैसिलिटी हर जगह दे पाए, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कोई प्राइवेट प्लेयर तो आना ही चाहिए, ठीक है, और इंक्रीज द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ एटीएम टू इनहेंस द फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हर जगह अगर एटीएम हो, सपोज करो आपको आधी रात को भी अगर पैसे चाहिए, ठीक है, अगर आपके घर से 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे अगर एटीएम है तो बढ़िया है ना, आपको कोई मजबूरी में पैसे चाहिए, सपोज करो व्हाइट लेवल एटीएम आपको
कोई घर में बीमार हो गया, भगवान ना करे, आपको एट ए टाइम पैसे चाहिए, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हाँ यार हॉस्पिटल से थोड़ी सी दूर पे ही एक एटीएम है, तो वहां से जाके पैसे निकाल सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि आपको इजिली फाइनेंस अवेलेबल हो जाए। ओके, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई नॉन बैंक एंटिटीज और यू कैन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज केम इनटू द पिक्चर। ओके, और रिसेंटली इन ऑर्डर टू इनहेंस द वायबिलिटी ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम, आरबीआई ने अलाउ किया व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स हैं, जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हैं, टू बाय होलसेल कैश फ्रॉम आरबीआई एंड करेंसी चेस्ट। हो गया सर, करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट क्या होती है सर? ब्रांचेस ऑफ सिलेक्टेड बैंक्स ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू स्टॉक रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, इस तरह से ना ये गोडाउन्स बने होते हैं। कभी आपने सुना हो करेंसी चेस्ट के बारे में? ठीक है, ये 95% जो होती है ना करेंसी चेस्ट, आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होती है, मतलब सरकारी बैंकों की होती है, प्राइवेट बैंकों की बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स की, कुछ जैसे एसबीआई हो गया, एक दो और सरकारी बैंक्स, ठीक है, जिनको ऑथराइज करा होता है आरबीआई ने कि स्टॉक करने हैं, पैसे स्टॉक करने हैं, रुपीज और कॉइन स्टॉक करने हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। तो जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर होते हैं, ये होलसेल कैश बाय कर लेते हैं आरबीआई से और या फिर करेंसी चेस्ट से। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू द व्हाइट लेबल एटीएम एज दे आर कैश स्टार्व्ड, क्योंकि उनके पास कैश तो होता नहीं। ठीक है, बिकॉज द बैंक्स यूज्ड टू गिव प्रेफरेंस टू द एटीएम डिप्लॉयड बाय देम, क्योंकि बैंक तो उन्हीं को प्रेफरेंस देगा ना, उन्हीं को प्रेफरेंस देगा जो कि क्या कहते हैं अपना, उनके होंगे एटीएम, मतलब जो उनकी प्रीमाइस पे हो गए या जिनके ऊपर उनका नाम लिखा होगा। ठीक है ना। until now cash management at the white label ATM was the responsibility of the sponsor bank, लेकिन white label ATM ऑपरेटर को जो कैश है वो डायरेक्टली मिल जाएगा अब आरबीआई से। ठीक है, it will encourage more white label ATM to be opened across the country, thereby leading to deepening of financial inclusion। ठीक है, करेंसी चेस्ट, भाजी मैं बता रहा हूँ करेंसी चेस्ट क्या होता है कि इस तरह से ना गोडाउन से बने होते हैं। ठीक है, उनको करेंसी चेस्ट बोलते हैं। मतलब हर एक सरकारी बैंक का लगभग 95% सरकारी बैंकों के होते हैं करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट क्या होता है, एक तरह से गोडाउन सा होता है जिसमें ना स्टॉक इकट्ठा करते हैं रुपीस का और कॉइन्स का, और इनको अलाउ कौन करता है? आरबीआई अलाउ करता है इनको स्टॉक इकट्ठा करने के लिए। ठीक है ना, बैंकों में इतना सारा पैसा होता है, देखा होगा, तो करेंसी चेस्ट बने होते हैं इनके अलग से। कभी पूछना, बैंक जाओगे ना उनसे पूछना। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को जो कैश होगा वो किससे मिल जाया करेगा? आरबीआई से मिल जाया करेगा। मतलब उसको उस पर्टिकुलर बैंक से लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका तो सिर्फ एग्रीमेंट होगा कि भाई एसबीआई से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई अगर मेरी सपोज 100 ट्रांजेक्शन तेरे नाम की होंगी ना, तो मैं तेरे से इतना शेयर लूंगा। मतलब 1 रुपए ट्रांजेक्शन या 2 रुपए, इस तरह से होता है। 10 रुपए 20 रुपए जितना भी होगा, मतलब XYZ जितना भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इट विल इनकरेज मोर व्हाइट लेबल एटीएम to be opened up across the country, thereby leading to deepening of financial inclusion। Okay, ये समझ में आया? इतना समझ में आया? कोई चीज ना समझ में आई हो दोबारा से मैं रिपीट करूंगा। यार मेरे को नहीं पता हर स्टेट में होता है कि नहीं, बट करेंसी चेस्ट होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्या पता किसी स्टेट में ना भी हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि सवाल लेके कहाँ से आते हो, ऐसे घटिया सवाल लेके कहाँ से आते हो? देखो, रिसेंटली इन ऑर्डर टू, अभी की बात है कि व्हाइट लेबल एटीएम की वायबिलिटी बढ़ जाए, तो आरबीआई ने अलाउ किया है कि व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को टू बाय द होलसेल कैश फ्रॉम द आरबीआई एंड करेंसी चेस्ट। ठीक है, कि आरबीआई से भी आप खरीद सकते हो या फिर करेंसी चेस्ट से बाय कर सकते हो। ठीक है, और करेंसी चेस्ट क्या होती है? ब्रांचेस ऑफ सिलेक्टेड बैंक्स, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं ऑथराइज, जिनको किया होता है आरबीआई ने टू स्टॉक सम रुपीस कॉइन्स। और आपसे पेपर में नहीं पूछने वाला करेंसी चेस्ट कौन कौन सी स्टेट में है। ठीक है, करेंसी जस्ट क्या होती है? ब्रांचेस ऑफ सिलेक्टेड बैंक्स ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू स्टॉक रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू द व्हाइट लेबल एटीएम एज दे आर कैश स्टार्व्ड, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। बिकॉज द बैंक्स यूज्ड टू गिव प्रेफरेंस टू द एटीएम डिप्लॉयड बाय देम, क्योंकि ज्यादातर बैंक क्या उन्हीं एटीएम को प्रेफरेंस देंगे जो उनके हैं, उनके नाम के, जैसे कि मैंने आपको ये स्लाइड में बताया था। ठीक है, इनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ओके,
This will provide the functionality to the white label ATM as they are cash strapped because the banks used to give preference to the ATM deployed by them. Until now, cash management at the white label ATM was the responsibility of the sponsor bank. ठीक है? But by allowing the white label ATM operator to source cash directly from the RBI will encourage more white label ATM to be opened across the country, thereby leading to deepening of financial inclusion. Okay. अब हम ब्राउन लेवल एटीएम और व्हाइट लेवल एटीएम में डिफरेंस कर लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है? ब्राउन लेवल एटीएम व्हेन बैंक आउटसोर्स द एटीएम ऑपरेशन टू ए थर्ड पार्टी। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने कहा कि सर ऐसा है, भाई साहब ऐसा है, बैंक के पास गया, आपने कहा भैया ऐसा है कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, एक तो मशीन प्रोवाइड करा दूंगा और दूसरा जगह का देख लूंगा, मैं रेंट का देख लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैं देख लूंगा। ठीक है? आपने मेरे को कैश देना और कनेक्टिविटी देनी है और आपके बैंक का यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, लोगो लगा दूंगा। ठीक है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन बैंक आउटसोर्स द एटीएम ऑपरेशन टू अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? सर्विस प्रोवाइडर, जो कि बिल सब जमा कराएगा, एटीएम मशीन देगा और किराया वराया भरेगा। ओके। इसमें क्या होता है, व्हेन एटीएम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज बट दे आर नॉट डूइंग आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक। कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर्टिकुलर बैंक के साथ। ठीक है ना? आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसका मतलब ये है कि मतलब बाहर से कुछ सोर्स नहीं वो लेते। ठीक है ना? उनका सिर्फ ये एग्रीमेंट होता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस वगैरह लेनी है, उस हिसाब से इनका पैसा होता है। ठीक है? मतलब कि सारा कुछ जिम्मा जो है वो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर का है, इवन कैश क्या कहते हैं मैनेजमेंट से लेकर हर चीज तक। ठीक है? इसमें प्राइवेट कंपनी ओन करती है, ऑपरेट करती है एटीएम मशीन और पेज ऑफिस रेंट, इसमें भी प्राइवेट कंपनी। ठीक है? जिसको एनबीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं। ठीक है? द बैंक विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड कैश फॉर दैट एटीएम। सपोज करो एसबीआई बैंक है। ठीक है? सपोज करो एसबीआई बैंक का ब्राउन लेवल एटीएम खुला हुआ है। ठीक है? तो एसबीआई बैंक ही प्रोवाइड कराएगा सारा कैश। ठीक है? उसके एटीएम के लिए। इसमें क्या होगा, स्पॉन्सर बैंक कराएगा। अब व्हाइट लेवल एटीएम के तो काफी सारे स्पॉन्सर बैंक हो जाएंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इंडी कैश वाला ये मैंने आपको बताया था, इसमें आप मैंने बताया था ना, जैसे एसबीआई के पैसे भी निकाल सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक के भी निकाल सकते हो, एचडीएफसी के भी निकाल सकते हो, आईसीआईसी के भी निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये चारों बैंक अपने स्पॉन्सर अमाउंट देंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है? और अगर नहीं भी देंगे तो अभी आरबीआई ने रिसेंटली आरबीआई ने ये निकाला कि भैया आप हमारे से पैसे ले सकते हो या करेंसी चेस्ट से पैसे ले सकते हो। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें वो सिर्फ पर्टिकुलर बैंक ही देगा जिसके नाम का एटीएम खुला हुआ है। ओके, ये समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? द बैंक विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड द कैश फॉर दैट बैंक, और इसमें स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड कराएगा। जितने भी स्पॉन्सर बैंक होंगे, क्योंकि इसमें 4-5 स्पॉन्सर, 6-7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑन दैट पर्टिकुलर एटीएम। ओके, एटीएम हैज लोगो ऑफ दैट बैंक, उस बैंक का लोगो होगा, एसबीआई का तो एसबीआई का लोगो। इसमें डज नॉट हैव एनी लोगो, कोई लोगो लगा ही नहीं होगा, नॉट इवन ऑफ द स्पॉन्सर बैंक, इवन की जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका भी लोगो नहीं लगा होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो भाई साहब कह रहे हैं पता कैसे चलेगा, पता ऐसे लगेगा भैया जब आप कार्ड डालोगे ना, वहां लिखा है योर कार्ड इज इनवैलिड, तो आप अपनी मायूस सी शक्ल लेके बाहर निकल जाओगे, तो ऐसे पता चलेगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? लग रहा है बच्चों को समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा तरीका था। अच्छा, आ गया है, शुक्र है अल्लाह का। White label ATM, they have compulsory open a few ATM, they have to compulsory open a few ATMs in tier 3 और tier 6 areas। टायर 3 और टायर 6 एरिया, इस तरह से ना टायर 1 से लेकर टायर 6 तक एरियाज होते हैं, मतलब कि डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है? टायर 1 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो जैसे जैसे नीचे नीचे टायर 6 तक पहुंचते हैं तो उसमें घटती रहती है। ठीक है? अपना टायर 3 में लगभग पॉपुलेशन होती है 10,000 से 50,000। ठीक है? एक बार चेक कर लेना, इतनी होती है मेरे ख्याल से। ठीक है? जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, कोई पूछेगा नहीं इतना बेवकूफ वाला क्वेश्चन, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज। 10,000 से 50,000 तक जनता होती है। ठीक है? और टायर 6 में आपकी होती है पाजी ये लगभग 5,000 अराउंड। ठीक है? वो कहता है कि व्हाइट लेवल एटीएम को कंपलसरी है, कंपल्शन है
to open a few ATMs in tier 3 to tier 6 areas, और brown label में कोई ऐसी compulsion नहीं है, there is no such compulsion. Okay, इसमें RBI डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये जो सी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स के साथ, ठीक है, जैसे एसबीआई का ब्राउन लेवल एटीएम है तो एसबीआई के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसमें एसबीआई इन्वॉल्व डायरेक्टली क्योंकि व्हाइट लेवल कंपनीज हैव टू गेट सेपरेटली गेट लाइसेंस और परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम आरबीआई टू रन द बिजनेस, ठीक है, इसमें आरबीआई से परमिशन चाहिए होती है, लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, आपको बताया ही था मैंने, बताया था ना भैया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत उसको लाइसेंस मिलता है, ये देखो आरबीआई गिव लाइसेंस और परमिशन टू नॉन बैंकिंग एंटिटीज और एनबीएफसी टू ओपन व्हाइट लेवल एटीएम अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, भूलता नहीं ये, ओके, समझ में आया, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ब्राउन लेवल में, इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये था हमारा ब्राउन लेवल व्हाइट लेवल एटीएम। अभी पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है बच्चा? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो यार, बिंदास होके पूछो। ना 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 बहुत इजी है, सिंपल है, एक बार स्लाइड शो कर दीजिए, ठीक है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सुने हो ना कबीरदास जी का दोहा, रिपीट कर रहा हूँ सर प्लीज, डिस्कनेक्ट हो गए आप तो, डिस्कनेक्ट हो गए ना तो रिकॉर्डिंग में रिपीट सुन लेना, चाहे 10 बार रिपीट कर लेना, ठीक है, उसमें पैसे नहीं लगेंगे आपके, लेकिन अभी रिपीट नहीं होगा। कोई टॉपिक कुछ पर्टिकुलर ना समझ आया फिर बताइए। टाइप्स ऑफ एटीएम सबसे पहले हमने पढ़े कितनी तरह के एटीएम्स होते हैं, व्हाइट लेवल, ग्रीन लेवल, ऑरेंज, येलो, पिंक, ब्राउन लेवल, ओके, ऑन साइट, ऑफ साइट, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा सर बैंक ऑन एटीएम जो बैंक के प्रीमाइस में लगा होता है या फिर बैंक के बाहर भी लगा हो इवन की, ओके, बट वो बैंक, उस बैंक ऑन एटीएम का मतलब कि बैंक की सारी, मतलब जो उस पर्टिकुलर एटीएम की जितनी भी जिम्मेवारी है ए टू जेड, मैनेजमेंट से लेकर कैश ऑपरेशन करने से लेकर सारी ए टू जेड सारी जिम्मेवारी बैंक की है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। जो भी मुद्दे के पॉइंट्स है ना, जो हाईलाइट वाले पॉइंट्स है वो मैंने स्पेशल हाईलाइट किए हुए हैं जस्ट फॉर द रीजन कि आप इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, ओके। इसका मतलब इसमें क्या होता है, देयर इज नो थर्ड पार्टी, दैट इज बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू मैनेज इट्स फंक्शन, ओके। ये बैंक ऑन एटीएम की एग्जांपल है, ठीक है, ये देखे होंगे आपने। उसके बाद ब्राउन लेवल एटीएम आते हैं जिसमें कि जो एटीएम का हार्डवेयर है, यानी जो डब्बा है और जो क्या कहते हैं किराया विराया है, जगह का रेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ए टू जेड सारा कुछ वो सर्विस प्रोवाइडर देता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क कनेक्टिविटी ये कौन देखता है, स्पॉन्सर बैंक, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्राउन लेवल एटीएम की एग्जांपल है, ओके। व्हाइट लेवल एटीएम कौन से होते हैं, जिनका कोई लोगो नहीं होता, जिन पे कोई लोगो नहीं होता। इसमें 6-7 स्पॉन्सर बैंक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओन और ऑपरेट कौन करते हैं, नॉन बैंक एंटिटीज करती हैं। आरबीआई इनको लाइसेंस देता है, परमिशन देता है नॉन बैंकिंग एंटिटीज या एनबीएफसीज को टू ओपन द व्हाइट लेवल एटीएम अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है ना। और नॉन बैंकिंग एंटिटीज इनकॉर्पोरेट वो हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आती हैं, ठीक है, वही ऑपरेट कर सकती है व्हाइट लेवल एटीएम। ये याद है ना, कंपनीज एक्ट 1956, एनबीएफसीज should have to register under Companies Act 1956, okay. Such non bank entities should have a minimum net worth of rupees 100 crore, इनका 100 करोड़ का मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए। 2015 में गवर्नमेंट परमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट, ओके। आगे चलते हैं। ये नॉर्मल एटीएम की तरह ही होते हैं, बस इसमें कैश डिपॉजिट और कैश एक्सेप्टेंस फैसिलिटी नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना, ओके। सिर्फ कैश विड्रॉल फैसिलिटी होती है, ओके। दीज मशीन्स आर यूजुअली डिप्लॉयड बाय द एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और पहली कंपनी कौन सी थी, टीएसपीएसएल, दैट इज टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, पहली कंपनी जो को ऑथराइज किया था आरबीआई ने टू ओपन व्हाइट लेवल एटीएम इन द कंट्री अंडर ब्रांड नेम इंडी कैश, ओके। Now the question is what was the need to allow the non-banking entities to for setting up white label ATM? The reason being is because bank not be able to open the ATM facilities in each and every place, ठीक है, हर जगह पे खोलना बहुत ही समस्या हो जाएगी, ठीक है। और increase the geographical spread of ATM to enhance the financial inclusion, ताकि financial inclusion बढ़ जाए, okay।
उसके बाद हमने ये पढ़ा कि रिसेंटली अभी आरबीआई ने अलाउ किया है व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर हैं उनको कि होलसेल कैश आपको मिल जाएगा, यहाँ तो मेरे पास आओ, यहाँ पे करेंसी चेस्ट में जाओ। करेंसी चेस्ट क्या होती है? ये ब्रांचेस कुछ होती हैं सिलेक्टेड बैंक्स की जो ऑथराइज करता है जिनको आरबीआई टू स्टॉक रुपी नोट्स। ये बैंक के अंदर ही होती हैं, ठीक है, अलग से नहीं होती, ये बैंक के अंदर ही होती हैं। मतलब कुछ सिलेक्टेड बैंक की ब्रांचेस को अलाउ किया हुआ है आरबीआई ने, ठीक है, कि स्टॉक रुपी को स्टॉक करो, रुपी नोट को स्टॉक करो और कॉइन्स को स्टॉक करो। ओके, they will provide the functionality to the white label ATM as they are cashed out because the banks used to give preference to the ATM deployed by them. Okay, तो इससे पहले जो कैश रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिर्फ स्पॉन्सर बैंक के पास थी, लेकिन अभी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है, they can source cash directly from the RBI that will encourage more white label ATM to be opened across the country thereby leading to deepening of financial inclusion। मतलब हमारा मेन मुद्दा है भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमने बढ़ावा देना है। उसके बाद हमने इसके डिफरेंसेस करे, ये तो बता देते हैं चलो। इसमें थर्ड पार्टी आउटसोर्स करेगी सारा जो ऑपरेशन वगैरह है, इसमें आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा पर्टिकुलर बैंक के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग बैंक स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है ना, तो उनके साथ इसका सिर्फ एग्रीमेंट होगा कि कितनी ट्रांजेक्शन के ऊपर उसने पैसे लेने हैं। ओके, बाकी सारा जिम्मेवारी है वो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर करेंगे। ओके, इसमें प्राइवेट कंपनी देखेगी ऑन का ऑपरेशन का, एटीएम मशीन का पे, ऑफिस रेंट वगैरह जो कुछ भी है इसमें भी। इसमें बैंक विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड कैश फॉर दैट एटीएम, लेकिन इसमें स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अलग अलग स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। उसके बाद एटीएम के ऊपर लोगो लगा होगा, इसमें एटीएम के ऊपर कोई लोगो नहीं लगा होगा, इवन की स्पॉन्सर बैंक का भी नहीं लगा होगा, ठीक है। देयर इज नो सच कंपल्शन, ऐसी कंपल्शन नहीं है, कैसी कि टायर 3 और टायर 6 एरियाज में इनको कंपल्सरी है वहां पे ब्रांचेस खोलनी व्हाइट लेवल एटीएम वालों को, ठीक है। इसमें आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, because white label companies have to get license or permission from RBI to run the business. Okay, so this is end up for the today's lecture. I hope you don't have any doubt. If you still have, then you can ask, but don't ask silly questions. Ask the genuine one. अरे आस्को, नो डाउट, अरे पूछ लो, इसको रिवाइज करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे, 4-5 बार रिवाइज करोगे, बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है, एक एनपीएस और दूसरा हमारा एटीएम, ठीक है, तो आसानी से बन जाएगी बात, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी।